हेलो टू ऑल फ्यूचर मेंटर्स, मैं रोहन लुंकड़ आपके सामने लेके आया हूँ यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस, जिसका हम लोग आज यूनिट 1 के बारे में पढ़ेंगे। यूनिट 1 जानने से पहले हम लोग यूजीसी नेट के बारे में जान लेते हैं इसका पेपर कैसे होता है। इसका पेपर जो है ये नॉन नेगेटिव मार्किंग पे बेस्ड रहता है। नॉन नेगेटिव मार्किंग मींस मतलब क्या होता है? नॉन नेगेटिव मार्किंग मतलब आप अगर कोई भी आंसर अगर सॉल्व करते हो और मान लो कि वो अगर गलत होता है तो उसके लिए आपका एक भी मार्क नहीं कटेगा। मतलब आप सारे के सारे क्वेश्चंस और आंसर जो है वो सॉल्व कर सकते हो। और मजे की बात ये है कि आपको तुक्के में भी मार्क्स मिल सकते हैं। चलिए, तो टीचिंग एप्टीट्यूड यूनिट 1 जो है ये टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर में है। टीचिंग एप्टीट्यूड जानने से पहले हम लोग टीचिंग से भी जानने से पहले हम लोग टीचर के बारे में जान लेते हैं। टीचर कौन होता है? टीचर जो है ये एक सोसाइटी का ये एक बैकबोन होता है, जो सोसाइटी के जो मेंबर्स है, मतलब सोसाइटी के जो पीपल है, उनको हमेशा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाने के मकसद से काम करते रहता है। उन लोगों को बहुत सारी चीजें सिखाता है, उन लोगों को बहुत सारी चीजें टीच करता है, उन लोगों को बहुत सारा गाइडेंस देता है। और टीचर जो है ये एक मोटिवेटर भी होता है, मतलब टीचर जो है बच्चे को मोटिवेट करता है टू डू समथिंग बेटर इन लाइफ। चलिए, टीचर आर बैकबोन ऑफ एनी सोसाइटी। टीचर जो है ये कोई भी सोसाइटी के लिए बैकबोन होता है। देयर आर सेवरल रोल्स और टीचर प्लेस टू मेक आवर सोसाइटी स्ट्रॉन्गर। मतलब क्या है? टीचर जो है बहुत सारे रोल प्ले करता है। अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि टीचर एक मोटिवेटर होता है। टीचर जो है ये एक गाइडेंस देता है बच्चों को। टीचर जो है बहुत सारे यानी बच्चों को जो है टीच करता है। मतलब टीचर क्या है? बहुत सारे रोल प्ले करता है। ठीक है। द वे अ टीचर कैन लीड स्टूडेंट्स इज वेराइड फ्रॉम टीचर टू टीचर। हर एक पढ़ाने की स्किल अलग अलग होती है। ठीक है, मैं कैसा पढ़ा रहा हूं, कोई सामने वाला जो दूसरा जो टीचर है वो कैसा और पढ़ाता होगा। सब लोगों की टीचिंग स्किल जो है वो डिफर करती है फ्रॉम टीचर टू टीचर, और वी कैन से फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ओके, टीचर्स कैन प्ले द रोल इन वेराइटी ऑफ वेज, आइदर फॉर्मली और इनफॉर्मली। ऐसी कहीं पे भी डेफिनेशन नहीं है कि प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन यानी आपने अगर पास कर लिए तो ही आप टीचर बन सकते हो, मतलब आप तो ही आप लोगों को सिखा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ, पर अगर आपको अगर स्कूल के अंदर में सिखाना है, स्कूल कॉलेजेस के अंदर में या फिर यूनिवर्सिटीज के अंदर में सिखाना है, तो आपको एक प्रॉपर एक एजुकेशन यानी आपको ग्रैस्प करनी होगी, तब जाके आप सिखा सकते हो। बट टीचर कैन बी अ नेचर। मतलब क्या है सर? आपकी जो मम्मी पापा जो है, आप लोगों ने एक सेंटेंस यानी बहुत बार सुने होंगे कि पहले शिक्षक हमारे माता पिता होते हैं। मतलब इसका मीनिंग क्या होता है? पहले शिक्षक उनको क्यों बोला गया है? जब छोटे से जब बड़े होते हैं, मतलब जब हमारा जो बचपन का जो पीरियड जो रहता है, वहां पे हमेशा हमारे साथ में टीचर नहीं रहता है। तो हम लोग किसको देख के बड़े होते हैं, किसको देख के हर चीज सीखते हैं, किसको देख के चलना सीखते हैं, वो होते हैं हमारे माता पिता। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनफॉर्मल टाइप ऑफ टीचिंग। और जो प्रॉपर एक क्वालिफिकेशन फॉलो करके हम लोग जो टीचर बनते हैं उसको बोलेंगे फॉर्मल टाइप ऑफ टीचिंग। इसके बारे में हम लोग बाद में और डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग जाते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में। टीचिंग एप्टीट्यूड इज एन एसेंशियल टूल फॉर असेसमेंट ऑफ टीचर्स। असेसमेंट मतलब क्या होता है? इवैल्यूएशन। टीचिंग एप्टीट्यूड जो है ये टीचर्स को एक प्रकार से इवैल्यूएट करता है, उसके अंदर में नेसेसरी स्किल्स और क्वालिटीज डालने में मददगार साबित होता है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग टीचर बनना चाहते हैं पर कुछ ही कम लोग टीचर बन पाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उनके अंदर में हो सकता है कि नेसेसरी क्वालिटीज और नेसेसरी स्किल्स ना हो, जिसकी वजह से वो टीचर ना बन पा रहे हो। एक बात मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा तो रहा हूँ, पर साथ ही साथ मैं खुद भी एक टीचर हूँ, बहुत टाइम से काम कर रहा हूँ, बहुत साल का वर्क एक्सपीरियंस है मेरा। तो साथ ही साथ मेरे साथ बहुत सारे छोटे मोटे बड़े एक्सपीरियंसेस है स्टूडेंट से रिलेटेड। तो मैं आप लोगों को बच्चों को कैसे मोटिवेट करना है, बच्चों का आपको फेवरेट कैसे बनना है, बहुत सारी केस स्टडीज के थ्रू आप लोगों को बताते रहूंगा। चलिए, ठीक है ना। और साथ ही साथ अगर आपको नोट्स चाहिए टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को नोट्स मिलेगी। आप वहां पे जाके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर स्टडी वॉलेट एप्लीकेशन डाउनलोड करके आप सारी की सारी नोट्स जो है वो वहां से डाउनलोड कर सकते हो। चलिए, सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। इट इज अ मोड ऑफ इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस ऑफ इंडिविजुअल्स हु विश टू परस्यू द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। मतलब क्या है? इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस क्या है? टीचर के अंदर में बहुत सारी स्किल्स रहती है, बहुत सारी एबिलिटीज रहती है, बट उसको इवेल्युएशन की भी बहुत ज्यादा जरूरत होती है, मतलब उसको असेसमेंट की भी जरूरत होती है। ठीक है, चलिए, दिस मेथड रिफर्स टू द नेसेसरी क्वालिटीज रिक्वायर्ड टू बिकम अ सक्सेसफुल टीचर। ठीक है, नेसेसरी क्वालिटीज कौन सी है? ये टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोगों को सिखाता है कि टीचर बनने के लिए हम लोगों के पास में कौन कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए, कौन कौन सी स्किल्स होना चाहिए, या फिर कौन कौन सी
टाइप की नॉलेज होना चाहिए। चलिए, तो चलिए हम लोग अब सेकंड टॉपिक पे आते हैं जिसका नाम है कंसेप्ट ऑफ टीचिंग। इसका फर्स्ट पॉइंट है टीचिंग इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। कॉम्प्लेक्स का मीनिंग क्या होता है? क्रूशियल। क्रूशियल का मीनिंग क्या होता है सर? डिफिकल्ट। टीचिंग को डिफिकल्ट प्रोसेस क्यों कहा गया है? क्योंकि एक सोशली डिजायरेबल चेंज लेके आती है बच्चों के बिहेवियर में, मतलब बच्चों के बिहेवियर को एक पॉजिटिव वे में, मतलब उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है उसको बदलने में यानी काम करती है। चलिए, सेकंड पॉइंट जो है टीचिंग इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। बिल्कुल ठीक है सर। यहाँ पे टीचर और लर्नर के बीच में क्या रहता है? इंटरेक्शन होता है, बातचीत होती है, कम्युनिकेशन होती है। इट इज अ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस इज अ टू वे कम्युनिकेशन, जो हम लोग आगे जाके कम्युनिकेशन के इसमें डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए, थर्ड पॉइंट है इट इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सर्टेन चेंजेस इन अ पर्सन। सर्टेन चेंजेस इन अ पर्सन का मतलब क्या होता है? स्टूडेंट जो है उस पे एक बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लेके आता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ हिज सोसाइटी एंड एनवायरनमेंट इन विच ही इज लिविंग। बहुत बार क्या होता है कि अभी जैसे कि कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, तो अभी क्या हो रहा है कि अब ऑनलाइन टीचिंग मेथड चल रही है, ठीक है। तो अब टीचर कैसे पढ़ाएगा यानी बच्चों को? सपोज कि अभी 10th के एग्जाम है, कैसे पढ़ाएगा बच्चों को? ऑनलाइन वे में। ऑनलाइन वे में कैसे पढ़ाएगा? बहुत सारी एप्लीकेशन है, जैसे कि जैसे हम लोग कैसे पढ़ा रहे हैं, हम लोगों की स्टडी वॉलेट करके एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? लाइव क्लासेस कंडक्ट करके बच्चों को घर बैठे पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलिए, टीचिंग इज नॉट एन एक्ट एज इट इज डायनामिक इन नेचर। टीचिंग जो है ये 24/7 की जो है ये एक जॉब है। कैसे सर? मैंने आपको पहले ही बताया था कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टीचिंग, फॉर्मल एंड सेकंड वन इज इनफॉर्मल। फॉर्मल जो टीचिंग है ये 10 to 5 के जॉब के बीच में होती है। 10 to 5 का जॉब का मतलब क्या होता है? जब आप स्कूल या फिर जब आप ट्यूशन या फिर जब आप कोई भी चीज ले रहे हो, यानी जब आप स्कूल या फिर कॉलेजेस वगैरह में पढ़ा रहे हो, तो ये 10 to 5 की जॉब हो गई है, ठीक है। बट उसके बाहर में भी टीचिंग होती है। आप लोग बहुत बार आपकी मम्मी पापा से भी बहुत सारी चीजें सीखते हो, ठीक है। तो हम लोग टीचिंग को एक और चीज बोल सकते हैं, टीचिंग इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। चलिए, सो इट इज टर्म एज अ प्रोसेस। चलिए, इट इज ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल कंसेप्ट। जैसे मैथ्स में बहुत बार रहता है कि फॉर्मूला यानी हम लोगों ने यानी फॉर्मूला अप्लाई करके हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, बट टीचिंग का कोई प्रॉपर फॉर्मूला नहीं होती है। इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए रहता है? एडिक्वेट स्किल्स। एडिक्वेट स्किल मतलब क्या चाहिए रहता है? हम लोगों को एक प्रॉपर एक स्किल्स चाहिए रहता है बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। एज इट इज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय सोशल एंड ह्यूमन फैक्टर्स। अभी जैसे टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आप लोगों को बताया, वैसे ही सोशल इकोनॉमिकल और ह्यूमन फैक्टर्स के ऊपर में यानी बहुत सारे चेंजेस लेके आते रहते हैं। कैसे चेंजेस लेके आते रहते हैं? बहुत बार हमारा क्या होता है? सिलेबस चेंज होते रहता है। सिलेबस अगर चेंज हो रहा है तो हम लोगों को हमारे टीचिंग के अंदर में वो जो न्यू सिलेबस है वही हम लोगों को कंसेप्ट भी ऐड करना पड़ेगा, ना कि वो जो ओल्ड सिलेबस है वो हम लोगों को वापस से पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग। टीचिंग के डेफिनेशंस में एक जो है अकॉर्डिंग टू गेज भाई साहब जो है ये कुछ आपको बोलना चाह रहे हैं। चलिए, क्या बोल रहे हैं हम लोग देख लेते हैं। टीचिंग इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस एम्ड एट चेंजिंग द बिहेवियर पोटेंशियल ऑफ अनदर पर्सन। इंटरपर्सनल इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? टीचिंग जो है ये टू वे कम्युनिकेशन है। टीचर जो है ये आपके साथ में बातचीत करता है। बहुत बार क्या होता है कि कोई एक बच्चा डिप्रेस्ड है, मेरे साथ में बहुत बार होता है कि एक आधा कोई बच्चा डिप्रेस्ड है, मैं उसका यानी उसके फेशियल एक्सप्रेशन से रीड करके जान लेता हूँ कि ये बच्चा डिप्रेस्ड है, कि इसको कोई प्रॉब्लम है क्या। तो मैं उसको क्या करता हूँ? इन्फ्लुएंस करता हूँ। इन्फ्लुएंस कैसा? यानी वो वाला इन्फ्लुएंस नहीं कि भाई तू नस काट दे, ये वाला इन्फ्लुएंस नहीं होता है। इन्फ्लुएंस कौन सा करता हूँ मैं? उसको मतलब उसको मैं मोटिवेट करता हूँ टू डू समथिंग बेटर, है ना। मतलब ये क्या करता है? टीचिंग जो है ये इन्फ्लुएंस करता है लोगों के माइंड को, लोगों के माइंडसेट को, लोगों के सोचने समझने की शक्ति को। चलिए, ओके, फेजेस ऑफ टीचिंग। फेजेस ऑफ टीचिंग में 3 टाइप्स ऑफ फेजेस है। फेजेस मतलब एक चीज हम लोग फेजेस को और भी बोल सकते हैं जिसका नाम है स्टेप्स या फिर फेजेस ऑफ टीचिंग बोलेंगे। प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव एंड पोस्ट एक्टिव। फर्स्ट स्टेप इज प्री एक्टिव। चलिए, मैं आपको इसका एक एग्जांपल के थ्रू आपको मैं ये समझाता हूँ। प्री एक्टिव, बहुत बार आप लोग क्या करते हो कि आप लोगों को कोई एक मोबाइल, सपोज कि एक मोबाइल आप लोगों को परचेस करना है, ठीक है। जैसे कि मेरे को Redmi K20 Pro परचेस करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा कि पहले उसकी स्पेसिफिकेशंस जानूंगा कि वो कैसा है,
ठीक है। अगर अच्छा है तो मैं उसके बारे में क्या पूरी की पूरी नेगेटिव जो भी पॉजिटिव जो भी चीजें हैं एक प्रकार में यानी एक साइड में मैं नेगेटिव चीजें रखूंगा, एक साइड में मैं पॉजिटिव चीजें रखूंगा। फिर उसके बाद में मैं उसको इवेल्युएट करके मेरे को कहाँ से खरीदना है, मतलब उसको मेरे को फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन से परचेज करना है या फिर कोई शॉप पे जाके परचेज करना है, मैं ये डिसाइड करूंगा। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, प्लानिंग फेज, जिसको हम लोग बोलते हैं प्री एक्टिव फेज। चलिए, सेकेंड वन इज इंटरएक्टिव। अब मैंने क्या कर लिया कि मैंने डिसाइड कर लिया कि मेरे को Redmi K20 Pro लेना है। मैंने सोच लिया कि मेरे पास इसका जो कैमरा जो है बहुत अच्छा है, इसका स्नैपड्रैगन जो प्रोसेसर है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, आजकल के लेटेस्ट में है। ठीक है, तो अब मैंने क्या कर लिया कि अब मेरे को इसको जाके परचेज करना है। इंटरएक्टिव यानी इंटरएक्टिव का मतलब क्या होता है, इम्प्लीमेंटेशन मीन्स होता है एक्शन। अब मैंने क्या कर लिया कि अब मैंने सोच लिया कि अब मेरे को है ना फ्लिपकार्ट से मेरे को ऑर्डर करना है ये, तो मैंने क्या कर लिया कि फ्लिपकार्ट में मैंने यानी ऑर्डर प्लेस कर दिया। ठीक है, उसको ऐड टू कार्ट करके उसको ऑर्डर प्लेस कर दिया और उसको मैंने क्या कर लिया, घर पे अब डिलीवर कर लिया। ठीक है, इसको अब ये क्या था, इम्प्लीमेंटेशन, मतलब अब मैंने क्या किया, गुड्स जो है मतलब जो मोबाइल जो है मैंने उसको क्या कर लिया, ऑर्डर प्लेस कर लिया। थर्ड वन इज पोस्ट एक्टिव, मतलब फीडबैक और इवेल्युएट। सपोज क्या वो मेरे पास में आया, मैंने ऐसा खोल के देखा, अब मैंने ऐसा मोबाइल निकाला, मोबाइल चलाने के बाद में मेरे को पता चला यार इसका कैमरा तो मैंने जैसा सोचा था वैसा है नहीं। फीडबैक, इवेल्युएशन, आप लोग जब भी टीचिंग करते हो सेम एज आपके साथ में होता है। पहले आप खुद को प्रिपेयर करते हो क्या पढ़ाना है करके, उसके बाद में आप क्या करते हो, जाके टीच करते हो, मतलब लोग मतलब बच्चों को पढ़ाते हो और उसके बाद में बच्चों से क्या करते हो, फीडबैक लेते हो, मतलब क्या करते हो, बच्चों से अपना इवेल्युएशन करवाते हो कि बच्चों आपको समझा कि नहीं। जैसे मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ मेंटर्स, आप लोगों को समझा कि नहीं, अगर नहीं समझा है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर दीजिए, क्या नहीं समझा है, मैं बरोबर आप लोगों को प्रॉपरली रिप्लाई जरूर करूंगा। चलिए, टाइप्स ऑफ टीचिंग के ऊपर में आते हैं। टाइप्स ऑफ टीचिंग में मैंने आप लोगों को पहले ही बताया, इनफॉर्मल टीचिंग एंड फॉर्मल टीचिंग। इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है, इनफॉर्मल टीचिंग जो रहती है ये एक यानी आप बहुत बार आप लोगों ने लेटर लिखे होंगे, लेटर का मतलब आप समझ जाइए मैं कौन से बोल रहा हूँ। एक आप लोगों ने लव लेटर लिखे होंगे या फिर एक आप लोगों ने लेटर लिखे होंगे अपने बॉस को। ठीक है, मतलब जो लव लेटर जो लिखी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल लेटर। मतलब जहां पे क्या होता है, हम लोग कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब हम लोग लेटर लिखते हैं हमारे फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को या फिर हमारे लव्ड वंस को या फिर हमारे डियर वंस को। ठीक है, आप लोग ज्यादा समझते हो। ठीक है, उसके बाद में है फॉर्मल टीचिंग, है ना, मतलब फॉर्मल लेटर। फॉर्मल लेटर क्या होता है सर, फॉर्मल लेटर हम लोग किसको लेते हैं, बॉस को, या फिर जहाँ पे भी प्रोफेशनलिज्म वाली चीजें आती है, या फिर बिजनेस लेटर्स हो गए, ये सारे के सारे फॉर्मल लेटर्स हो गए। ठीक है, वैसे ही सेम एज इनफॉर्मल और फॉर्मल टीचिंग होती है। इनफॉर्मल टीचिंग क्या होती है, ये आप लोग फैमिली से, फ्रेंड से या फिर अपने रिलेटिव से या फिर किसी भी पर्सन से, XYZ पर्सन से आप लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हो। ठीक है, ये क्या हो गया, इनफॉर्मल टीचिंग, सीखते रहते हो और साथ ही साथ सिखाते भी रहते हो। ठीक है, सेकेंड वन इज फॉर्मल टीचिंग। आप लोग 12 to 5 के बीच में कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, बहुत सारी चीजें सीखते हो या फिर बहुत सारी चीजें सिखाते हो, इसको हम लोग बोलेंगे टीचिंग, मतलब फॉर्मल टीचिंग। ओके, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स को हम लोग एक और चीज बोल सकते हैं, स्पेशलिटीज ऑफ टीचिंग। टीचिंग के अंदर में क्या चीजें स्पेशल होना चाहिए। चलिए, फर्स्ट चीज है इसके अंदर में, टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। सपोज कि मैं आपको मेरा ही एग्जांपल दूंगा। मैं बचपन में है ना चेस खेलता था, मैं एक नेशनल लेवल का एक बार का चैंपियन रह चुका हूँ, मतलब थर्ड रैंक आया था मेरा, मतलब सेकंड रनर अप आया था। तो उसके लिए मैं क्या करता था कि जहाँ पे भी जो भी फील्ड है मैं वहाँ पे जाके खेलता था। ऐसा नहीं है कि मैं उसकी वीडियोस देख के मैं सीख गया, ऐसा बिल्कुल नहीं रहता है। टीचिंग इज अ डायनामिक इन्वायरमेंट। ठीक है, टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। सपोज कि मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, वैसे मैं क्रिकेट खेलता नहीं हूँ, फुटबॉल खेलता हूँ। सपोज कि मान लो कि मैं क्रिकेट खेलता हूँ बहुत अच्छा, पर मेरे को यानी क्रिकेट कहाँ पे खेलना है, मैं क्लास के अंदर में क्रिकेट खेलूंगा नहीं, मैं क्लास के अंदर में अगर क्रिकेट खेलूंगा तो पीछे से सर मैम आके मारेंगे मेरे को। ठीक है भाई, ये क्लास में क्रिकेट खेलने की चीज नहीं है। मतलब क्रिकेट मेरे को कहाँ पे खेलना पड़ेगा, ग्राउंड्स में जाके, क्रिकेट ग्राउंड में जाके मेरे को क्रिकेट खेलना होगा। ठीक है, तो टीचिंग टेक्स प्लेस इन अ डायनामिक इन्वायरमेंट। जो चीज जहाँ पे फिट बैठती है वो चीज वहां पे की जानी चाहिए। ओके, सेकेंड वन इज टीचिंग इज अ कॉग्निटिव एक्टिविटी। मैं भी आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, मैं एकदम ऐसा स्ट्रेट रह के पढ़ा रहा हूं क्या,
एकदम बाबा जी ऐसा ऐसा बिल्कुल भी नहीं पढ़ा रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा सा क्या एक्टिवली पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा एक्सप्रेशंस कर रहा हूँ, मेरे फेस में भी थोड़े बहुत एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुल ऑफ एक्सप्रेशन टीचिंग। इसको हम लोग बोलते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटी, मतलब फुल ऑफ एक्सप्रेशन टीचिंग। ओके, चलिए थर्ड टॉपिक है इसका, टीचिंग इंक्लूड्स अ लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। अगर आप लोगों को कुछ सिखाना है किसी को, मतलब आप लोगों को किसी को कुछ गाइडेंस करना है, मतलब आप लोगों को किसी को कुछ टीच करना है, तो उसके लिए आपको प्रॉपर नॉलेज भी होना चाहिए, उसके लिए आपको प्रॉपर ट्रेनिंग भी होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर नॉलेज होने से कुछ नहीं हो सकता, प्रॉपर ट्रेनिंग भी होना चाहिए। मतलब बच्चों को हैंडलिंग, है ना, आप लोगों को बच्चों को हैंडल करते आना चाहिए, मतलब कैसे पढ़ाते हैं ये आपको आना चाहिए। आप लोगों ने 3 इडियट्स पिक्चर देखे होंगे, है ना, उसमें आमिर खान साहब जो है, रणछोड़ दास बाबा जो है, वो क्या नाम है, वो वायरस जी जो है ना, वायरस जो है वीरू शास्त्र बुद्धि करके, जो जिसके सामने प्रिंसिपल के सामने आता है, उसके सामने ये बोलता है, मैं आपको ये नहीं बता रहा था कि यानी क्या पढ़ाना है, मैं आपको ये बता रहा था कि आप पढ़ाते कैसे है। समझ में आ रहा है? इसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग इंक्लूड्स अ लेंथी पीरियड ऑफ स्टडी एंड ट्रेनिंग। चलिए फोर्थ टॉपिक का नाम है इट हैज अ हाई डिग्री ऑफ एटोनॉमी। एटोनॉमी मतलब क्या है? जितना आप पढ़ोगे उतना आप नॉलेज गेन करोगे, और जितना आप नॉलेज गेन करोगे उतना आप आगे बढ़ोगे। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं हाई डिग्री ऑफ ऑटोनॉमी। सपोज कि मैं जैसे कि मैं कॉमर्स फील्ड में हूं, सपोज कि कॉमर्स फील्ड में मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, इसमें मेरी बहुत अच्छी कमांड है। ठीक है, बट मेरे को अकाउंट्स के साथ में मेरा 36 का आंकड़ा है, मेरे को अकाउंट्स का डेबिट क्रेडिट जो है, ऐसा डेबिट ऐसा उड़ता है, क्रेडिट ऐसा उड़ता है। ठीक है, बट मैं डेबिट क्रेडिट की तरफ में भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूं। मतलब सपोज कि मैं जो है अकाउंटेंसी सब्जेक्ट की तरफ में भी बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, तो हो सकता है कि इन फ्यूचर मैं अकाउंट्स का भी टीचर बन जाऊं। समझ में आ रहा है? जितना आप पढ़ोगे उतना आप आगे बढ़ोगे, उतनी ही आप नॉलेज गेन करोगे। चलिए, इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोफेशन। मैंने आपको पहले ही बताया कि टीचिंग जो है ये 24/7 जॉब है। आपको कोई नींद में भी उठा के पूछे कि भाई इसका फॉर्मूला बताओ, आप बता दो, है ना। आप लोगों को इतनी प्रैक्टिस और इतनी ज्यादा ट्रेनिंग होना चाहिए, इतना ज्यादा आपके पास में नॉलेज रहना चाहिए। चलिए, इट इज आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग के अंदर में आर्ट और साइंस क्या आ गई है? ये कोई एक फील्ड के बारे में बात कर रहे हैं? नहीं, यहाँ पे कॉमर्स वाले ऐसा मत चिल्लाना कि सर इसमें कॉमर्स के बारे में तो है ही नहीं। टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। टीचिंग को आर्ट क्यों कहा गया है? आर्ट का मतलब होता है, टीचिंग जो है ये एक कला है, लोगों को सिखाना ये एक बहुत बड़ी एक कला है। जैसे आप लोग बोलते हो ना कि डांस करने एक बहुत बड़ी अच्छी कला है, मेरे को आता नहीं है, मैं ऐसे हाथ हिला रहा हूँ। ठीक है, तो जैसे डांस करना एक बहुत अच्छी कला है, तो टीचिंग करना मतलब लोगों को सिखाना ये भी एक कला है। ठीक है, एज वेल एज साइंस। साइंस क्यों कहा गया? टीचिंग जो है ये एक फिलोसॉफी पे बेस्ड है, मतलब बच्चों को समझ रहा है कि नहीं, बच्चों का माइंडसेट देखिए कि बच्चे पढ़ना चाहते हैं कि नहीं, बच्चों का ये माइंडसेट देखिए कि बच्चों को आप जो पढ़ा रहे हैं वो कोई डिफिकल्ट टॉपिक जो है वो उनको समझ रहा है कि नहीं। बच्चे को आप ये देखिए, उसके फेशियल एक्सप्रेशन से रीड करके ये देखिए कि बच्चे को समझ रहा है कि नहीं। ठीक है, चलिए, इसको हम लोग बोलते हैं टीचिंग इज एन आर्ट एज वेल एज एन साइंस। चलिए, 7th नंबर का इसका टॉपिक है इट इज क्लोजली रिलेटेड टू एजुकेशन, लर्निंग एंड ट्रेनिंग। टीचिंग के अंदर में थ्री चीज यानी इन्वॉल्व रहती है। फर्स्ट वन इज एजुकेशन, सेकंड वन इज लर्निंग एंड थर्ड वन इज ट्रेनिंग। एजुकेशन की जगह पे मैं एक और चीज डाल सकता हूं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। मतलब क्या है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स? क्यों डाला ये आपको बाद में समझेगा। ठीक है, चलिए पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं लर्निंग। लर्निंग के बारे में मैंने आपको यानी लर्निंग मैंने यहाँ पे क्यों बोला। लर्निंग जो है यहाँ पे लर्नर रहता है जो सीखता है। ठीक है, उसके बाद में सेकंड वन इज ट्रेनिंग, मतलब मैं यहाँ पे टीचर भी बोल सकता हूँ, मतलब यहाँ पे टीचर रहता है जो कुछ सिखाता है। लर्नर और टीचर जो है ये दोनों अपने म्यूचुअल बेनिफिट के लिए काम करते हैं। म्यूचुअल बेनिफिट क्या रहता है टीचर और लर्नर का? ठीक है, टीचर का यानी बेनिफिट ये रहता है कि वो बच्चों को सिखा रहा है, अपनी सैलरी अर्न कर रहा है, जो भी चीज है। ठीक है, उसके बाद में लर्नर का क्या बेनिफिट रहता है कि वो टीचर से कुछ ना कुछ चीजें सीख रहा है। ठीक है, एंड थर्ड वन इज एजुकेशनल और वी कैन से इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। ओके, एजुकेशन, टीचर जो है बच्चों को सिखा रहा है। जैसे कि मैं आप लोगों को यूजीसी नेट पेपर 1 के टीचिंग एप्टीट्यूड के बारे में जो है यूनिट 1 उसके बारे में सिखा रहा हूँ। बहुत बार ऐसा रहता है कि इनफॉर्मल टीचिंग है ना, उसमें आप लोगों को वो प्रॉपर चीजें नहीं सिखाई जाती है। सपोज कि आप लोग आपके फ्रेंड्स के बारे में फ्रेंड्स के साथ में कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है,
तो वो आप लोगों को ये नहीं बताएगा कि वाला फॉर्मूला कैसे सॉल्व करते हैं, और आप लोगों को कुछ नई चीज़ सिखाएगा। जैसे कि अभी वो आप लोगों को बताएगा, जैसे कि मैं अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ में जाता हूँ तो वो लोग मेरे को बहुत सारी टेक्नोलॉजी से इंट्रोड्यूस करवाते रहते हैं कि हाँ भाई साहब मार्केट में ये नया न्यू फोन आया हुआ है, आप ये वाले फोन को जाके चेक कर सकते हो, या फिर मार्केट में ये वाला नया लैपटॉप आया हुआ है, या फिर मार्केट में कुछ नई चीज अपडेट्स आई हुई है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। चलिए 8 नंबर का पॉइंट है इसका, इट इज अ टाइप ऑफ सोशल सर्विस एंड हैज डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। सोशल सर्विस क्यों है, क्योंकि ये सोसाइटी को एफिशिएंट और इफेक्टिव बनाने के मकसद से काम करते रहता है टीचर। डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग जो है ये आगे जाके इसका टॉपिक आएगा, तब जाके हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इसका 9th नंबर का पॉइंट है कॉजेस अ चेंज इन बिहेवियर ऑफ अ पर्सन। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि बहुत बार क्या होता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल बताया था कि एक पर्सन था, मतलब एक बच्चा था क्लास के अंदर में डिप्रेस था। वो मैं आपको बताऊंगा नहीं क्योंकि उसकी वो पर्सनल चीजें कि वो क्यों डिप्रेस था। मैंने उसके फेशियल एक्सप्रेशन जान के मैंने ये जान लिया कि वो डिप्रेस्ड है। मैंने उससे बातचीत किया, मैंने उसको मोटिवेट किया ताकि उसके अंदर में क्या है कि उसका माइंडसेट जो है वो चेंज हो, उसका बिहेवियर जो है चेंज हो। इसका हम लोग एक और सेकंड एग्जांपल भी ले सकते हैं, बहुत प्यारा एग्जांपल है। सपोज कि क्लास में जो बच्चे हैं बहुत ज्यादा मस्ती हो रहे, सपोज कि एक राज नाम का बच्चा है, बहुत ज्यादा मस्ती हो रहे, बहुत ज्यादा यानी चिल्लाते रहता है ना। क्लास में बहुत सारे ऐसे XYZ एलिमेंट रहते हैं जो आप लोगों की टीचिंग को इन्फ्लुएंस करते रहते हैं, मतलब आपको पढ़ाने नहीं देते। तो इन लोगों के बिहेवियर में हम लोगों को कैसे चेंज लेके आना है। बहुत बार हम लोग एक गलती कर बैठते हैं कि हम लोग बच्चों को जब टीच करते हैं, यानी जब ऐसे बच्चों को जब पढ़ाते हैं, तो ये बच्चे लोग बहुत सारे यानी बहुत सारी चीज़ें मिसचिवियस बिहेवियर करते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यानी गंदा बिहेवियर करते हैं, फिर हम लोगों को पढ़ाने नहीं देते। तो इन लोगों को गलती से भी आप लोगों ने क्लास के बीच में नहीं डांटना। अगर आप लोग इनको अगर क्लास के बीच में डांट रहे हो तो आप इनकी इंसल्ट कर रहे हो, इन लोगों को ऐसा फील होता है। इन लोगों को अगर आपको डांटना है तो इसकी 2 टाइप्स है। ठीक है, फर्स्ट टाइप से आप इनको कैसे डांट सकते हो कि आप लोगों ने इनको पर्सनल में लेके गए, भाई एक काम करना, आप है ना मेरे से क्लास के बाद में मिलना, मैं आपसे क्लास के बाद पर्सनली बात करूंगा। ठीक है, ये फर्स्ट टाइप है। मैंने आपने उसको पर्सनली कितना भी डांट लिए कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, बस मारना नहीं है उसको। ठीक है, सेकंड जो है, आप अगर उसको प्रॉपरली अगर उसको ही टारगेट करके डांट रहे हो तो आपसे बच्चे थोड़ा सा डरने लग जाएंगे। ठीक है, हो सकता है कि आप बच्चों के फेवरेट ना बनो। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि आपको होल क्लास को डांटना है। सर ये क्या बात कर रहे हो आप, यहाँ पे तो एक बात यानी एक बच्चा मिसचिवियस बिहेवियर कर रहा है, तो अब हम लोग सारे अच्छे बच्चों को क्यों डांटे। सारे अच्छे बच्चों को डांटना नहीं है उस टाइम पे, सारे अच्छे बच्चों को मोटिवेट करना है लाइफ में कुछ करने के लिए। ये सेकेंड टाइप है डांटने का। ठीक है, समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है आपको कुछ तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, कमेंट डाल सकते हो, मैं रिप्लाई प्रॉपर करूंगा। ओके, चलिए 10th नंबर का पॉइंट है इसका, टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक। टीचिंग जो है ये क्या करता है, बच्चों को गाइड करता है और साथ ही साथ क्या करता है, बच्चों को ट्रेन करता है। ट्रेन क्या होता है, ट्रेन मतलब वो वाली झुक झुक गाड़ी वाली ट्रेन की बात नहीं की गई है यहाँ पे। ट्रेन का मतलब क्या होता है बेसिकली कि बच्चों को जैसे कि हमारे जो पीटी टीचर थे, पीटी टीचर छोड़िए, अब मैं स्पोर्ट्स टीचर का नाम यानी बात करता हूँ। स्पोर्ट्स टीचर जो थे हमारे, हम लोगों को क्रिकेट खेलना सिखाते थे। क्रिकेट कैसे खेलना सिखाते थे कि भाई साहब तेरे को फील्डिंग कैसे करना है। बॉल जब ऐसे आए तो जैसे कि आपने महेंद्र सिंह धोनी वाली मूवी देखे होंगे। ठीक है, वो जब महेंद्र सिंह धोनी का जब बचपन में जब सिलेक्शन होता है तो वो मछली के जैसे यानी जैसे मछली पकड़ते वैसे वो बॉल को पकड़ता था। तो उसको उसके जो टीचर थे, मतलब उसके जो गाइड थे, उसने उसको कैसे सिखाया कि बॉल अगर आपके तरफ में आ रही है तो आपको क्रिकेट की बॉल को ऐसे पकड़ना है, ना कि ऐसे मछली जैसे पकड़ना है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रेनिंग। ओके, ट्रेनिंग भी कैसे करना है बच्चों को, मतलब बच्चों को ट्रेन कैसे करना है, आपको प्रॉपरली ट्रेन करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट नंबर का टॉपिक है क्वालिटीज ऑफ टीचिंग। टीचिंग के अंदर में कौन कौन सी क्वालिटीज होना चाहिए। ओके, अ ट्रू टीचर इज वन विद द फॉलोइंग क्वालिटीज। टीचर जो है अच्छा से ज्यादा सही टीचर वही हो सकता है जिसके अंदर में अभी मैं जो बताने वाला हूं वो नेसेसरी क्वालिटीज हो। चलिए फर्स्ट नंबर का टॉपिक है, इसके अंदर में फर्स्ट नंबर का पॉइंट है, टीचर मस्ट आइडेंटिफाई द वीक स्टूडेंट इन द क्लास। वीक स्टूडेंट मतलब क्या होता है, जो कमजोर स्टूडेंट है। कमजोर मतलब ऐसा नहीं कि यानी मैं कुछ ज्यादा कमजोर हूं है ना।
कमजोर का मतलब ये होता है कि जो बच्चा जो क्लास में कमजोर है, मतलब जो बच्चे की समझने की शक्ति, मतलब हम जो टॉपिक जो पढ़ा रहे हैं बच्चों को समझ में जल्दी नहीं आ रहा है, ऐसे बच्चों को आइडेंटिफाई करना है और लोगों को और वापस से रिपीटेटिव नेचर में उनको पढ़ाना है, तब तक पढ़ाना है जब तक उनको समझ में ना आ जाए। ठीक है, बहुत बार हम लोग क्लास में यानी बोलते हैं बच्चों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग हमसे पूछो, अब मैं आपको तब तक पढ़ाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। आप एक बार बोलो, 2 बार बोलो, 100 बार क्यों ना बोलो, मैं आपको पढ़ाते रहूंगा। समझ में आ रहा है? ओके। सेकंड नंबर का पॉइंट है इसके अंदर में, टीचर लीव विद द स्टूडेंट्स मेंटली। मतलब क्या होता है, पागल स्टूडेंट्स के साथ में रहता है? ऐसा नहीं है भाई, यहाँ पे टीचर लिव विद द स्टूडेंट्स मेंटली मतलब आप लोग बहुत बार हम लोग डायलॉग मारते हैं, भाई तू यानी शरीर से तो यहाँ पे आ गया, मतलब तो फिजिकली यहाँ पे प्रेजेंट तो है पर मेंटली एब्सेंट है। मतलब क्या है, बहुत बार टीचर के साथ में भी ऐसे ही होता है, टीचर आ तो जाते पढ़ा तो देता है पर वो अगर दिल लगा के नहीं पढ़ाते, यानी पूरा प्रॉपरली अगर 100% नहीं देता है अपना, तो बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आता, बच्चों के साथ में वो कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, मतलब बच्चों के साथ में वो इंटरेक्ट नहीं कर पाता है। ओके। थर्ड नंबर का पॉइंट है इसका, टीचर मस्ट लव द स्टूडेंट्स। ये वाले लव की बारे में बात नहीं कर रहा हूं मेरे दोस्त, मैं लव की बात कर रहा हूं, टीचर को बच्चों से प्यार होना चाहिए, बच्चों से प्यार होना चाहिए। मतलब इसका मतलब क्या होता है, उसको बच्चे अच्छे लगना चाहिए। ठीक है, मतलब उसको अगर सपोज कि अगर मेरे को अगर बच्चे अगर अच्छे नहीं लग रहे, बहुत बार ऐसा रहता है कि हमारी क्लास में एक बहुत जंगली बैच है जहाँ पे मेरा पढ़ाने का बिल्कुल मन नहीं करता है, बहुत बार ऐसा होता है। ठीक है, तो मेरे को वो वाले बच्चे मेरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक है, तो मैं फिर भी उन लोगों को पढ़ा देता, अब जैसे तैसा मैं जैसे भी पढ़ा देता, मेरे को बस सिलेबस खत्म करने से मतलब होता है। तो ये क्या यानी इसका मतलब क्या हुआ कि मैं अगर मेरे को अगर वो वाले बच्चे अगर अच्छे ही नहीं लग रहे, मैं उनको 100% अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा। सपोज कि अगर मैं 100% अगर अच्छे से नहीं पढ़ा पाऊंगा तो वो मेरा फीडबैक क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। समझ में आ रहा है? ओके। अब फोर्थ नंबर का पॉइंट है इसके अंदर में, टीचर मस्ट आइडेंटिफाई नॉलेज ऑफ स्टूडेंट एंड बिल्ड द स्टूडेंट ऑन व्हाट दे हैव। टीचर को जो है बच्चों के अंदर में स्किल्स निकालना पड़ता है, मतलब हिडन जो टैलेंट रहता है, हिडन जो क्रिएटिविटी है, उसको और ज़्यादा यानी एनहांस करना पड़ता है, मतलब उसको और ज़्यादा पैम्पर करना पड़ता है, मतलब उसको और ज़्यादा निखारना पड़ता है उनकी क्रिएटिविटी को। ठीक है, हमारे क्लास में एक बच्ची है जो बहुत अच्छी पोएट्री गाती है ना, पोएट्री मतलब बोलती है, स्टोरी टेलिंग भी करती है। तो हम लोगों ने उसको अब क्या किए, एक्सेल एकेडमी का जो पेज है, स्टडी वॉलेट का जो पेज है, वहाँ से हम लोगों ने उसको प्रमोट किया, उसकी पोएट्री को प्रमोट किए। ठीक है, तो हम लोग बहुत बार ऐसी बहुत सारी यानी चीजें लेके आते रहते हैं जिससे हम लोग बच्चों की जो छुपे हुए जो हिडन टैलेंट है उसको हम लोग क्या कर सके, प्रमोट कर सके या फिर उसको शोकेस कर सके। ओके। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, टीचर मस्ट गिव हिज शोल्डर टू स्टूडेंट फॉर नर्चरिंग सच दैट स्टूडेंट्स कैन ग्रो मेंटली एंड फिजिकली। शोल्डर का मतलब ऐसा नहीं कि कंधे पे बैठा दो, है ना, शोल्डर का मतलब ये है कि टीचर जो है ये एक बैकबोन होता है स्टूडेंट्स का, मतलब टीचर एक ऐसा होना चाहिए जो बच्चों को नर्चर कर सके, मतलब बच्चों को क्या कर सके, ग्रो कर सके, मतलब बच्चों के यानी मेंटल और फिजिकल जो मतलब मैं आपको कैसे बताऊं, जो मेंटल है, मेंटल मतलब कि बच्चों की जो दिमाग की जो सोचने समझने की जो शक्ति है उसको और क्या कर सके, एनहांस कर सके। बहुत बार पीटी टीचर क्या होता है कि हम लोग को पीटी सिखाता है, 1 2 3 4 जो भी है, जिस टाइप का भी वो यानी पीटी सिखाता है, वो क्यों सिखाता है, ताकि बच्चे लोग क्या कर सके, यानी मेंटली स्ट्रांग होने के साथ साथ क्या हो सके, फिजिकली भी स्ट्रांग हो। समझ में आ रहा है? ओके। टीचर मस्ट बी फ्रेंडली विथ हिज स्टूडेंट विथ सर्टेन लिमिट इनसाइड द क्लासरूम। टीचर ने फ्रेंडली होना चाहिए, बच्चों के साथ में इंटरेक्टिव होना चाहिए, बातचीत अच्छी होना चाहिए, बट इतना भी फ्रेंडली नहीं होना चाहिए कि बच्चा जो है उसके कंधे पे ऐसा हाथ रखे और बोले क्या बोलते बिडू, इस टाइप का नहीं है ना, इतना भी ज्यादा फ्रेंडली नहीं होना चाहिए भाई। फ्रेंडली का मतलब ये है कि आप दोनों के बीच में ऐसी कम्युनिकेशन रहना चाहिए, ऐसी बॉन्डिंग रहना चाहिए स्टूडेंट्स के साथ में कि स्टूडेंट आप लोगों से कुछ भी क्वेश्चन पूछने में झिझके ना, मतलब उसको घबराहट ना हो, मतलब उसको डर ना लगे आपसे कोई भी चीज की बातचीत करने में। ओके।
टीचर मस्ट बी ह्यूमरस इनसाइड क्लासरूम एंड एज वेल एज ही शी मस्ट हैव कैपेबिलिटीज टू कंट्रोल द क्लासरूम। पहले ह्यूमरस इनसाइड द क्लासरूम के मतलब, यानी ह्यूमरस मतलब थोड़ा सा मजाकिया नेचर का होना चाहिए। जैसे मैं आप लोगों को बहुत बार अभी हंसाने की कोशिश कर रहा हूँ, आपको हंसी आ रही नहीं आ रही वो आपका मैटर है, आपका लुकआउट है, ठीक है। बट उसने क्या ये रहना चाहिए, ह्यूमरस होना चाहिए। बट ही इज नॉट अ जोकर। जोकर मतलब ऐसा नहीं कि पूरे यानी वो पूरा टाइम आ रहा है क्लास के अंदर में वो पढ़ा, यानी वो क्या नाम है, जोक पे जोक मारते जा रहे हैं। एक कॉमेडी नाइट शो, यानी कपिल का वाला जो शो है कॉमेडी नाइट्स विद कपिल वाला शो नहीं है, समझ में आ रहा है। मतलब उसने ह्यूमरस रहना चाहिए बट एक सर्टेन लिमिट तक। ह्यूमरस क्यों रहना चाहिए, ताकि बच्चों के साथ में उसका क्या रहे, इंटरेक्शन बढ़े। हम लोग ह्यूमरस रहने के लिए बहुत बार क्या करते हैं, मैं पर्सनली क्या करता हूँ, बच्चों के साथ में केस स्टडीज शेयर करता हूँ। जैसे मैं अगर बिजनेस कम्युनिकेशन की बात करूँ, या फिर सपोज कि अगर मैं मैनेजमेंट का कोई भी टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, तो वर्ल्ड में करंट ट्रेंड्स में क्या चल रहा है, मैं वो वाली चीजें या फिर केस स्टडीज या फिर अंबानी या फिर टाटा या फिर बिरला या फिर बहुत सारे XYZ जो एंटरप्रेन्योर्स या फिर बिजनेसमैन है या फिर बहुत सारे लॉ केसेस जो है, मैं उसके बारे में डिस्कस करता हूं जाके, ताकि उससे क्या हो, बच्चों का इंटरेक्शन बढ़े। और उसके बाद में क्या था, एंड एज वेल एज ही शी मस्ट हैव कैपेबिलिटीज टू कंट्रोल द क्लासरूम। कैपेबिलिटीज टू कंट्रोल द क्लासरूम, ये जो है बहुत बार जो न्यू टीचर्स है उनके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत वाला रहता है। कैसे दिक्कत वाला रहता है, क्योंकि जो न्यू जो टीचर है वो जब आता है तो उसको वो बहुत ज्यादा नर्वस रहता है। बट जो एक्सपीरियंस जो फैकल्टी है उसको बच्चों को कैसे हैंडल करना है, बच्चों के साथ में कैसे बातचीत करना है, बच्चों के साथ में कैसे कम्युनिकेशन करना है, वो उसको बहुत अच्छे से प्रॉपरली पता रहता है, ठीक है। तो उसको क्लासरूम को कंट्रोल करते आना चाहिए। मतलब उसके बोलने पे हंसे, उसके बोलने पे चुप हो जाए, उसके एक आग दिखाने पे बच्चे शांत हो जाए, है ना। वो अगर जोक मार रहा है तो उसके ऊपर में बच्चे रिएक्ट करे, है ना। मतलब इंटरेक्टिव क्लास रहना चाहिए। ओके, 8th नंबर का पॉइंट है क्वालिटीज ऑफ टीचिंग के अंदर में, अ गुड टीचर मस्ट हैव इन डेप्थ नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट। सपोज कि कोई एक टीचर है, सपोज कि एक साइंस का टीचर है, साइंस में भी मान लो कि एक जो डॉक्टर जो है MBBS का एक टीचर है ना, वो मुन्ना भाई MBBS। सपोज कि वो मुन्ना भाई MBBS, आप लोगों ने पिक्चर देखेंगे ना मुन्ना भाई, है ना। तो मुन्ना भाई जो संजय दत्त साहब जो है, सपोज कि वो अगर मेडिकल कॉलेज में घुस जाए और बच्चों को पढ़ाना चालू कर दे, है ना, कि नहीं यहाँ की जो नस है वो यहाँ पे जोड़ना है, यहाँ की जो नर्व सिस्टम है वो यहाँ पे जोड़ना है, ऐसा वैसा वो आड़ा टेढ़ा यानी कुछ भी करके वो यानी कुछ भी चीजें कर रहे हैं, ये तो ऑपरेशन क्या होगा ना, जय माता दी वाला ऑपरेशन होगा ये, ठीक है। तो ऐसी चीजें नहीं रहना चाहिए। टीचर जो है इसको प्रॉपरली 100% नॉलेज होना चाहिए, तभी जाके वो पढ़ाता है। टीचर को 100% नॉलेज कैसे आएगी, जब वो टीचिंग एप्टीट्यूड का ये जो मॉड्यूल है पूरा अच्छे से पढ़ेगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के साथ ही साथ अपना जो कोर सब्जेक्ट जो उसने जो सिलेक्ट किया है उसको 110% से उसको अच्छे से पढ़ेगा। समझ में आ रहा है? ओके। टीचिंग फीचर्स के अंदर में स्टेप्स इन इंडक्टिव रीजनिंग। चलिए, स्टेप्स इन इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर में फर्स्ट जो स्टेप है उसका नाम है रिकॉग्निशन आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। हम लोगों को क्या जानना है कि बच्चों के अंदर में प्रॉब्लम क्या है, मतलब आइडेंटिफाई करना है कि हाँ भैया ये जो राज नाम का जो बच्चा है इसको ये प्रॉब्लम है, मतलब इसको जो है टीचिंग एप्टीट्यूड का जो है क्वालिटीज ऑफ टीचिंग जो है ये इसको यानी समझ में नहीं आया है, तो अब मैंने इसकी प्रॉब्लम को क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया। ओके। सेकंड नंबर पे है सर्चिंग फॉर डाटा, थर्ड नंबर पे ऑर्गेनाइजेशन फॉर डाटा, फोर्थ नंबर पे फ्रेमिंग टेंटेटिव सॉल्यूशंस, फिफ्थ नंबर पे एलिमिनेशन, सिक्स नंबर पे वेरिफिकेशन। मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में इसका मीनिंग समझा देता हूं। मतलब मैंने राज की जो है मैंने प्रॉब्लम क्या समझा कि इसको क्वालिटीज ऑफ टीचिंग जो है इसमें इसको समझने में दिक्कत जा रही है। अब मैंने इसके लिए क्या किया, मैंने इसको बोला भाई साहब तू एक काम कर, तेरे पास में जो भी चीजों में तेरे को दिक्कत है वो पूरी की पूरी एक की लिस्ट बना, मैं उसको समझा दूंगा। उसने लिस्ट लेके आया मेरे पास में, सर मेरे को ये चीजें नहीं समझ में आ रही है, ठीक है। तो मैंने उसके साथ में क्या किया, उसकी लिस्ट को पढ़ा। ओके, क्वालिटीज ऑफ टीचिंग इसको समझ में नहीं आ रही है, उसके बाद में डेफिनेशंस ऑफ टीचिंग समझ में नहीं आ रही। ओके, मैंने इसको प्रॉपर्ली थ्रू आउट गया इसका। उसके बाद में मैंने क्या किया कि अब मैंने उसको क्या किया, वो वापस से वाली चीज उसको समझाया। और कब तक उसको समझाया, जब तक उसको समझ में ना आ जाए, ठीक है सब। और मैंने उसको क्या किया, एक कंपैरेटिव स्टडी बताया। कंपैरेटिव स्टडी मतलब उसको यानी जैसे क्वालिटीज ऑफ टीचिंग में मैंने उसको क्या बताया कि बहुत सारी केस स्टडीज के थ्रू मैंने उसको समझाया, तो उसको और इजीली क्या हो गया, ग्रैप्स हो गया और अंडरस्टैंडिंग लेवल उसकी मैंने इंक्रीज कर दिया। ओके। उसके बाद में स्टेप्स इन इंडक्टिव रीजनिंग के बाद में है इसके अंदर में टीचिंग फीचर्स के अंदर में एक और सेकंड टॉपिक है माइक्रो टीचिंग।
माइक्रो टीचिंग का मतलब क्या होता है? माइक्रो का मतलब क्या होता है? इन डिटेल। इन डिटेल मतलब क्या होता है? थ्रू आउट। ओके, थ्रू आउट द टीचिंग है। इसको माइक्रो टीचिंग का जो ये जो पूरा जो कंसेप्ट है, मतलब ये जो टोटल जो फंडामेंटल है, ये इसको किसने प्रेजेंट किया है? ड्यूइट अल्टन ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी इन 1963। ये ड्यूइट अल्टन भाई साहब है कोई तो भी 1963 में इन लोगों ने इन्होंने क्या किए कि ये जो माइक्रो टीचिंग जो है इसके पूरे के पूरे कंसेप्ट को प्रेजेंट किए इन फ्रंट ऑफ द वर्ल्ड। ओके, इसके अंदर में क्या बोल रही है? डिफाइनिंग द स्किल। डिफाइनिंग मतलब आइडेंटिफाइंग द स्किल। सेकंड नंबर पे है डेमोन्स्ट्रेटिंग द स्किल, मतलब पढ़ाने का तौर तरीका। थर्ड नंबर पे प्लानिंग द लेसन, जो आपको पढ़ाना है उसके पहले आप प्लान कर लो कि आपको क्या क्या पढ़ाना है और कैसे कैसे पढ़ाना है। उसके बाद में क्या है? टीचिंग द लेसन मतलब क्या है? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या है? आप लोगों ने प्लान कर लिया आपको क्या क्या पढ़ाना है, अब उसको आपको क्या करना है? क्लासरूम में जाके आप लोगों को यहाँ पे प्रेजेंट करके बच्चों को पढ़ाना है ताकि बच्चों को सारी चीजें समझ में आ जाए। ओके, टीचिंग द लेसन के बाद में है डिस्कशन। डिस्कशन का मतलब क्या है कि मैंने पढ़ा दिया, आखिर के मैंने 10-15 मिनट दे दिया बच्चों को। सपोज कि 45 मिनट्स का मेरा लेक्चर है, मैंने सपोज कि 30 मिनट्स पढ़ा दिया, 15 मिनट जो रिमेनिंग जो है मैंने 15 मिनट्स में बच्चों के साथ में मैंने डिस्कस कर लिया कि बच्चों आपको समझा कि नहीं। अगर नहीं समझा तो आप लोग आपके हाथ जो है ऊपर करो, ठीक है। सपोज कि यहाँ पे कोई 4-5 बच्चों ने जो है अपने हाथ ऊपर कर लिए कि सर मेरे को नहीं समझा, सर मेरे को नहीं समझा, सर मेरे को भी नहीं समझा। तो मैंने क्या कर लिया कि डिस्कशन किया बच्चों के साथ में कि आपको क्या नहीं समझा और क्या समझा, ठीक है। अब मैंने क्या कर लिया? आइडेंटिफाई कर लिया कि बच्चों को क्या क्या दिक्कतें हैं। दिक्कतें होने के बाद में मैंने अब क्या किया? रीप्लान किया कि अब मैंने सोच लिया कि अब मेरे को बच्चों को, ये जो बच्चे जिनको दिक्कतें हैं, हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों ने क्लास में हाथ ना खड़े किए हो, मैंने ये भी एक एजम्पशन ले लिया और मैंने अब क्या कर लिया कि अब मैंने सोचा कि मैं ये चीज जो है वापस से पढ़ाऊंगा। मतलब मैंने क्या कर लिया? ये प्लान कर लिया कि मैं सारी की सारी क्लास को वाला जो टॉपिक जो है वो वापस से पढ़ाऊंगा। उसके बाद में क्या है? रीटीचिंग। मैंने सोच लिया कि पढ़ाऊंगा, अब मैं उसको क्या कर रहा हूँ? रीटीचिंग मतलब क्या हो गया? वापस से मैं उन लोगों को पढ़ा रहा हूँ क्लास के अंदर में जो डिफिकल्ट टॉपिक है। उसके बाद में क्या? रीडिस्कशन। वापस से मैं पूछूंगा बच्चों समझा कि नहीं, बच्चों समझा कि नहीं। अब जैसे कि पहले जो 10 बच्चों के हाथ खड़े हुए थे, 100 आउट ऑफ 10 स्टूडेंट्स के हाथ खड़े हुए थे कि सर नहीं समझा, अब 3 बच्चों के हाथ खड़े हो रहे कि सर नहीं समझा वापस से। बहुत बार ऐसा भी रहता है कि गेम लेने के लिए बच्चे लोग बोलते हैं कि नहीं समझा सर, ठीक है, तो वो समझ में आ जाता है। पर मेरा काम क्या है? मेरी क्या जॉब है कि मेरे को उनको पढ़ाना है वापस से। तो मैं क्या करूंगा? रिपीटिंग द साइकिल टिल डिजायर्ड लेवल ऑफ स्किल इज अचीव्ड। मतलब मैं उनको बार बार पढ़ाऊंगा तब तक उनको समझ में ना आ जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? ओके, चलिए। हाँ, एक और चीज वापस से मैं रिपीट करूंगा, अगर आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं बहुत सारी ऐसी वीडियोस लेके आऊंगा। अभी ये पूरा सुन लेना भाई साहब, चले मत जाना। ये अभी जो टॉपिक है अभी आधा ही हुआ है, अभी आधा और बाकी है। आधा जो है ये सेकंड पार्ट में नहीं आने वाला है, आधा जो है मैं यही वाली वीडियो लेक्चर में पूरा का पूरा कंटिन्यूएशन में लेने वाला हूँ, ठीक है। तो अभी पहले सुन लेना। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर उन लोगों के साथ में करो जिन लोगों को सच में बेनिफिट होगा इसका, ठीक है। उसके बाद में आप लोगों को सपोज कि अगर एमसीक्यू नोट्स चाहिए, ठीक है, तो एमसीक्यू नोट्स के लिए आपको तो भैया स्टडी वॉलेट एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा। स्टडी वॉलेट एप्लीकेशन आप कहां से डाउनलोड कर सकते हो? डिस्क्रिप्शन में जो है मैंने वहां पे लिंक पोस्ट करके रखा हुआ, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हो स्टडी वॉलेट मोबाइल एप्लीकेशन को। ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है जहां पे आप लोग बहुत सारे कोर्सेज फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सकते हो और कुछ जगह पे पेड भी है। बट यूजीसी नेट का जो पूरा जो सिलेबस है वो 110% पूरा का पूरा मैं फ्री ऑफ कॉस्ट में यानी आप लोगों के सामने यानी प्रेजेंट करने वाला हूं। आप लोगों को उसके लिए कुछ भी कॉस्ट नहीं पे करना पड़ेगा, नॉट अ सिंगल पेनी आई विल चार्ज। और हाँ, मैं आप लोगों को एक चीज बताना भूल गया कि बाजू में जो है मेरी नोट्स भी आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। नोट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो फॉर क्विक रिवीजन। अगर डिटेल नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप लिंक के अंदर में आप लोगों को गूगल ड्राइव की लिंक दी गई है, जहां से आप वो लिंक पे क्लिक करके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हो। बट एमसीक्यू नोट्स के लिए आपको तो स्टडी वॉलेट एप्लीकेशन डाउनलोड ही करना पड़ेगा, जहां पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल जो है वो होम स्क्रीन के अंदर में आप लोगों को दिख जाएगी नोट्स। ओके, चलिए। बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन टीचिंग नेक्स्ट टॉपिक है। चलिए,
इसका जो फर्स्ट पॉइंट है इसमें है 3 वेरिएबल्स इन टीचिंग। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? सर आप मैथ्स में तो नहीं घुस गए वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल में वहाँ पे एक्स वेरिएबल वाई वेरिएबल रहता है ना, तो आप मैथ्स तो नहीं पढ़ा रहे कहीं? नहीं भाई, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? इंग्रेडिएंट्स। इंग्रेडिएंट्स मतलब सपोज कि कोई एक मैगी बना रहे हो, तो मैगी बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, मतलब कौन कौन सी सामग्री लगेंगी मैगी बनाने के लिए? पानी लगेगा, गैस लगेगा, नमक, मिर्ची, जो भी चीज़ है, या फिर मैगी मसाला, ठीक है। उसके बाद में अगर वेजिटेबल्स चॉप करके डालते हो तो वेजिटेबल्स, उसके बाद में मैगी, ठीक है। सेम एज टीचिंग के अंदर में भी बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जिसमें फर्स्ट चीज है टीचिंग के अंदर में है, फर्स्ट मेन चीज है टीचर। अगर वहां पे अगर टीचर ही नहीं होगा तो हम लोग पढ़ेंगे किससे? समझ में आ रहा है? मैं अगर आप लोगों को अगर पढ़ाऊंगा नहीं तो आप पढ़ोगे किससे? सर आप बोलोगे बहुत सारे यूट्यूबर्स भी है, पढ़ सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि टीचर होना चाहिए वहां पे। सेकेंड नंबर पे है स्टूडेंट, ठीक है। मैं पढ़ाते जा रहा हूँ, सामने कोई सीखने वाला भी होना चाहिए। सपोज कि अगर सामने अगर कोई सीखने वाला ही नहीं है तो मैं किसको पढ़ाऊंगा? मतलब मैं किसको टीच करूंगा, मतलब मैं किसको गाइड करूंगा? ओके। थर्ड नंबर पे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स और वी कैन से एजुकेशन। बहुत सारे लोग इसको मेरे को करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, एजुकेशन। मेरे को जो बोलना है मैं बोलूंगा, ठीक है। एजुकेशन भी बोल सकते हैं हम लोग उसको, एजुकेशन भी बोल सकते हैं। ओके। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब क्या है? हम लोगों को पढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ कंटेंट होना चाहिए, है ना। कंटेंट मतलब क्या है? जो 10 to 5 वाली जो जॉब है उसके अंदर में प्रॉपर जो आपको एक पर्टिकुलर जो आपका जो कोर्स है, मतलब आपका जो सब्जेक्ट जो है उसके बारे में आप लोगों को टीचर जो आप लोगों के स्कूल या फिर कॉलेजेस या फिर आपके जो यूनिवर्सिटीज है वो लोग आपको पढ़ाते हैं। बट इनफॉर्मल टीचिंग में आप लोग बहुत सारी चीजें अदर देन बुक्स आप लोग बहुत सारी चीजें सीखते हो। ओके। साथ ही साथ सिखाते भी हो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। सिखाते कैसे हो? बहुत बार हम लोग क्या होता है कि बच्चा जो है, हम लोग बच्चे को देख के बहुत सारी चीजें सीखते हैं। छोटा बच्चा क्या होता है? छोटा बच्चा मेरे जितना नहीं, एकदम छोटा बच्चा बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है। वो क्यों उठता है ना, वापस क्यों खड़े होता है? वो ताकि वो क्या कर सके? चलना सीख सके, ठीक है। हम लोग उससे क्या सीखते हैं कि वो छोटा बच्चा जब हार नहीं मान रहा है, जब वो चल रहा है बार बार गिर के भी, वो बिना आ करे वापस से चलने की कोशिश कर रहा है ना, वो रुक नहीं रहा है, तो हम लोगों ने भी नहीं रुकना चाहिए यूजीसी नेट की एग्जाम क्रैक करने के लिए। ओके। चलिए, सेकंड नंबर का इसका पॉइंट है बेसिक रिक्वायरमेंट्स इन टीचिंग के अंदर में प्रोफेशनलिज्म नॉट मीन्स कि आप लोगों को एक कोट टाइप पहन के ही पढ़ाना चाहिए। मैं यहाँ पे कोट टाइप पहना हुआ कि नहीं, मैं यहाँ पे हो सकता हूँ कि आप लोगों को शर्ट टी शर्ट पहन के भी पढ़ा सकूँ। प्रोफेशनलिज्म का मतलब क्या है? यहाँ पे प्रोफेशनलिज्म का मतलब होता है कि टीचर के बिहेवियर में प्रोफेशनलिज्म झलकना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो अबे तुबे वाला टीचर होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, ठीक है। टीचर क्या रहना चाहिए? ही और शी शुड बी अ प्रोफेशनल। ओके। थर्ड नंबर पे सूटेबल इन्वायरमेंट। अगर टीचर जो है उसके पास में एक सूटेबल क्लासरूम होना चाहिए जहाँ पे उसको पढ़ाना है। सपोज कि अगर एक कोच है, कोच मतलब क्रिकेट कोच है, तो उसके पास में ग्राउंड होना चाहिए बच्चों को सिखाने के लिए, ठीक है। मतलब उसके पास में क्या होना चाहिए? सूटेबल इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब एक सूटेबल प्लेस होना चाहिए जहाँ पे वो क्या कर सके? टीच कर सके। ओके। फोर्थ नंबर का पॉइंट है इसके अंदर में टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। गलत चीजें मत समझना, है ना। टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप का मतलब होता है कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन और बॉन्डिंग रहना चाहिए। ओके। फिफ्थ नंबर पे होता है स्टूडेंट्स डिसिप्लिन। सपोज कि क्लास के अंदर में बहुत हो हल्ला मच रहा है, स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अगर आप लोगों को अगर पढ़ाने नहीं दे रहे हैं, वो अगर डिसिप्लिन्ड नहीं है तो आप पढ़ा ही नहीं सकोगे, ठीक है। तो स्टूडेंट्स का डिसिप्लिन रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहता है। स्टूडेंट्स ने मस्ती करना चाहिए क्लास के अंदर में, बट अप टू अ सर्टेन लिमिट। ओके। बेसिक रिक्वायरमेंट्स के अंदर में 6 नंबर का पॉइंट है टीचर एंड स्टूडेंट्स डिवोशन ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। सर डिवोशन का मतलब क्या होता है? सर मोटिवेशन सुने, लूज मोशन भी सुने, ये डिवोशन का मतलब क्या होता है? डिवोशन का मतलब होता है लव मतलब क्या होता है? टीचर को क्या रहना चाहिए कि टीच करने में उसका लव रहना चाहिए, मतलब ही और शी मस्ट लव टू टीच। ओके। और लर्नर का क्या रहना चाहिए कि
ही और शी मस्ट लर्न टू लव, सॉरी मस्ट लव टू लर्न। तुम बहुत गलत लोगों में बता रहा हूँ, है ना, गलत चीजें की तरफ में मत जाना। ही मस्ट लव टू लर्न, थोड़े बहुत गलत लोग यार। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के अंदर में कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स है या फिर कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स है जो हम लोगों को पढ़ने नहीं देते या फिर पढ़ाने नहीं देते। हम लोग इसको एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं टीचिंग का। ओके, फर्स्ट नंबर पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अगर स्कूल के अंदर में पढ़ाना है तो आपके पास में प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, प्रॉपर आपके पास में क्वालिफिकेशन आना चाहिए बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है। इसको हम लोग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी बोल सकते हैं, इसको प्रैक्टिस भी बोल सकते हैं कि हम लोग जो चीज पढ़ाना चाह रहे हैं उसकी हम लोगों को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी हो, मतलब हम लोगों को बहुत अच्छे से वाली चीजें बोल सकते हैं। हम लोग ऐसा बोल सकते हैं ना कि हम लोगों को कोई भी अगर नींद में उठा के भी पूछ ले कि भाई साहब तेरे को ये चीज आती है क्या, तो इसका ये फॉर्मूला बता मैथ्स का, तो हाँ भाई साहब चालू है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस जो भी एक्स वाई जेड। मैं मैथ्स का टीचर नहीं हूँ, बस ऐसा उसको कभी भी कुछ भी फॉर्मूला पूछ ले तो बता सके। ओके, उसके बाद में क्या होना चाहिए, इसको जो चीज वो सब्जेक्ट जो पढ़ा रहा है उसके पास में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके, सेकंड नंबर का फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग के अंदर में पॉइंट है एडिक्वेट स्किल्स। एडिक्वेट स्किल्स का मतलब क्या होना चाहिए, उसके पास में एक प्रॉपर, उसके पास में एक सर्टेन स्किल्स रहना चाहिए बच्चे को टीच करने की। मतलब बच्चे उसके साथ में क्या रह सके, इंटरेक्टिव रह सके, बच्चे उसके साथ में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, बच्चे उसके साथ में क्या कर सके, उसके साथ में मेंटली कनेक्ट हो सके। ओके, एक्सपीरियंस टीचर्स बेटर हैंडल द स्टूडेंट्स क्वेरीज एंड क्लासरूम मैनेजमेंट। सर ये क्या बात बोल दी आपने, एक्सपीरियंस टीचर ही बच्चों को बहुत अच्छे से हैंडल कर सकते हैं क्या? जी हाँ, एक्सपीरियंस टीचर ही बहुत अच्छे से बच्चों को हैंडल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जो फर्स्ट टाइम जो टीच कर रहा है, जो फर्स्ट टाइम जो स्टेज के ऊपर में जो पढ़ाने जा रहा है, वो थोड़ा सा नर्वस रहता है। नर्वस अगर है वो, तो प्रॉपरली बच्चे अगर मस्ती कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा डरता है कि बच्चों को हैंडल कैसे कर सके, मतलब उसके अंदर में बच्चों को हैंडलिंग स्किल्स नहीं रहती है उसके पास में, ठीक है। तो एक्सपीरियंस टीचर्स जो रहते हैं उसके पास में क्या रहती है, बच्चों की हैंडलिंग स्किल्स भी रहती है। क्यों? क्योंकि उसके पास में बहुत सारा एक्सपीरियंस है बच्चों को हैंडल करने का, क्योंकि वो पिछले 5-7 साल या फिर 10-15 साल या फिर बहुत सारे सालों से पढ़ाते जा रहा है वो, ठीक है। साथ ही साथ वो बच्चों की क्वेरीज जो है, मतलब बच्चों के जो प्रॉब्लम्स है, मतलब बच्चों के जो क्वेश्चंस है, उसको बेटरली डील कर सकता है एज कंपेयर टू न्यू फैकल्टीज। सर फैकल्टी मतलब क्या होता है? आर्ट कॉमर्स साइंस वाली फैकल्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। फैकल्टी का मतलब होता है टीचर। ओके, हाँ, फैकल्टी का एक और सेकंड भी मतलब होता है, फैकल्टी का मतलब होता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन मतलब ये वाला डिसिप्लिन नहीं है ना, डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप जो भी क्राइटेरिया सिलेक्ट कर रहे हो, मतलब आर्ट कॉमर्स साइंस, उसको हम लोग बोलते हैं डिसिप्लिन। ओके, क्लासरूम इन्वायरमेंट, फोर्थ नंबर का पॉइंट है, क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड सपोर्ट द टीचिंग लर्निंग इन्वायरमेंट एंड द टीचर प्लेज अ वाइटल रोल इन हैंडलिंग दिस एक्टिविटी। क्लासरूम का जो इन्वायरमेंट है, जो बच्चे जो है वो आपको अच्छे से पढ़ाने दे, ठीक है, मतलब टीचिंग और लर्निंग का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव और पॉजिटिव रहे। साथ ही साथ क्या रहे, टीचर प्लेज अ वाइटल रोल इन हैंडलिंग दिस एक्टिविटी। टीचर जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट रोल निभाता है क्लासरूम को हैंडल करने के लिए। क्लासरूम को अगर हैंडल करना है तो आप लोग क्या चीजें कर सकते हो, बताओ, सोचो। आप लोग क्या कर सकते हो कि बच्चों के डाउट्स को पर्सनली सॉल्व कर सकते हो। पर्सनली सॉल्व करने का मतलब ये नहीं होता है कि यानी बच्चों को घर ले जाके पढ़ा रहे हो या फिर ट्यूशंस के लिए अप्रोच कर रहे हो। पर्सनल अटेंशन देने का मतलब ये रहता है कि जो बच्चा वीक है उसकी तरफ में ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करो, जो बच्चा अच्छा कर रहा है उसको थोड़ा सा पैम्पर या फिर उसको थोड़ा सा और ज्यादा एनहांस करो, जो बच्चा मस्ती खोर है उसको थोड़ा सा उसके जो माइंड सेट है, उसकी जो बिहेवियर है उसमें चेंज लेके आओ। ओके, समझ रहे हैं आप लोगों को? पक्का? अगर समझ रहा है तो लाइक करो ना। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑब्लिक गोल्स ऑफ टीचिंग। ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक गोल्स ऑफ टीचिंग के अंदर में फर्स्ट जो पॉइंट है उसका नाम है चेंज द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट्स। टीचिंग जो रहती है बिहेवियर चेंज करती है स्टूडेंट्स का। इसके पहले हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, तो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि आप लोगों को वापस से इस चीज की डिस्कशन की जरूरत है। ओके, कंडीशनिंग के बारे में मैं आपको मीनिंग बताता हूं। इंप्रूव लर्निंग स्किल्स ऑफ स्टूडेंट्स। कंडीशनिंग का मीनिंग होता है पैम्परिंग,
पैम्परिंग मतलब क्या होता है बेसिकली कि बच्चों को ललचाना। ललचाने का मतलब क्या होता है, सपोज कि आप लोगों ने क्लास के अंदर में 10 क्वेश्चंस पढ़ा दियो, ठीक है। 10 क्वेश्चंस पढ़ाने के बाद में आप लोगों ने क्या कर दिया, बच्चों को 2 क्वेश्चन एज अ प्रैक्टिस वर्क के लिए होमवर्क दे दियो। मतलब 10 क्वेश्चन आप लोगों ने क्या कर दिया, क्लास में पढ़ा दिया, 2 क्वेश्चन आप लोगों ने होमवर्क दे दिए। अब आप लोगों ने एक कंडीशन रखे कि जो भी ये 2 क्वेश्चन सॉल्व करके लेके आएंगे और जिसका भी ये जो 2 क्वेश्चन है वो एकदम एक्यूरेट और राइट रहेगा, वो बच्चे को मैं क्या करूंगा, कल गिफ्ट दूंगा। समझ में आ रहा है? इसको बोलेंगे पैम्परिंग या फिर इसको बोलेंगे कंडीशनिंग। इससे बच्चे आपके साथ में एक्टिव रहेंगे, इंटरएक्टिव रहेंगे और बच्चे आपके साथ में जुड़े हुए रहेंगे मेंटली। मेंटली का मतलब पागल नहीं होता है, मेंटली का मतलब होता है दिमाग से जुड़े हुए रहेंगे, ठीक है। शेपिंग बिहेवियर एंड कंडक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रेनिंग। बहुत बार ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली ट्रेनिंग से हम लोगों की जो स्किल्स है, एडिक्वेट जो स्किल्स है वो क्या होती है, ब्रशअप होती है, ठीक है। बहुत बार हमारे साथ में क्या होता था कि हम लोग जब 8, 9, 10th में थे, उस टाइम पे ज़्यादा कंप्यूटर का क्रेज़ नहीं था। मैं 2000s के बीच में 2005-6 की बात कर रहा हूँ कि उस टाइम पे ज़्यादा कंप्यूटर का क्रेज़ नहीं था। क्या क्रेज़ नहीं था उस टाइम पे, क्या हो रहा था, न्यू टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस होते जा रही थी। तो लोगों को क्या हो रहा था कि बहुत बार है ना, टीचर लोग कंप्यूटर जो लैब है उसमें लेके जाते थे और सिखाते थे कि भैया इसको माउस बोलते हैं, इसको ऐसा क्लिक करो तो ये वाली चीज़ें ओपन होती है, ऐसे टाइप करते हैं, ऐसे इंटरनेट चालू होता है, या फिर वो जो भी एक्सवाइज चीज़ें हम लोगों को टेक्नोलॉजी से क्या करवाते थे, इंट्रोड्यूस करवाते थे। वो बात अलग है कि मैं वहाँ पे जाके वो ऑप्टिकल जो माउस रहता था उसको पीछे से खोल के धीरे से वो जो गोल वाला जो कंचे जैसा जो दिखता था उसको चले अपन, है ना। ये बहुत सारी चीज़ें बहुत बार हरकतें करता था, ठीक है। बट आप लोगों ने वैसी चीज़ें नहीं करना है। हाँ, बहुत बार ऐसा भी रहता था कि हमारे साथ में कि हम लोग है ना साइंस लैब पे जाते थे, हम लोगों को एक्सपेरिमेंट्स करके दिखाते थे। हम सपोज कि मैं अगर बुक्स अगर पढ़ रहा हूँ तो आप लोगों के पास में इतनी नॉलेज नहीं आएगी, बट मैं वहीं पे उसको जाके अगर प्रैक्टिकली प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहा हूँ तो मैं उसकी प्रॉपर नॉलेज उसकी गैदर कर पाऊंगा। सपोज कि मैंने कोई केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ लिया कि ये चीज़ डालने से ये रिएक्शन होता है, ये चीज़ डालने से ये रिएक्शन होता है, पढ़ तो लिया, बट उसको अगर मैं प्रैक्टिकली अगर उसको अगर इम्प्लीमेंट कर लूँ तो मैं और ज़्यादा उसको अच्छे से समझ सकता हूँ। तो हम लोगों को बहुत बार है ना केमिस्ट्री लैब में लेके जाते थे और ऐसा वैसा कुछ तो भी केमिकल्स डालने के लिए बोलते थे, और ऐसा कोई तो भी पेपर रहता था उसके अंदर में टेस्ट करना पड़ता था कि वो कलर चेंज हो रहा है क्या पेपर का, ठीक है। तो एक बार मैंने क्या हुआ कि मैंने कुछ तो भी गलत रिएक्शन करने की कोशिश किया। मतलब मैंने एक सर्टेन उन्होंने बोले थे कि 3 ड्रॉप्स डालना है, वो जो ड्रॉपर जो रहता है उसे 3 ड्रॉप्स डालना है, तो मैं 3 की जगह पे मैं ज़्यादा थोड़ा सा भावनाओं में बह गया, मैंने 15-20 ड्रॉप कर दी, 15-20 ड्रॉप डाल दिया और वो फट से बूम हो गया, ठीक है। मैं ऐसा क्यों कर दिया, क्योंकि हो सकता है कि मेरे पास में प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं थी। प्रॉपर ट्रेनिंग क्यों नहीं थी, ट्रेनर जो था, मतलब जो टीचर जो था वो प्रॉपर सिखा तो रहा था, पर मेरे पास में डिवोशन नहीं था सीखने का, ठीक है। तो आप लोगों के पास में क्या होना चाहिए, डिवोशन होना चाहिए सीखने का, ओके। चलिए 4th नंबर का पॉइंट है ऑब्जेक्टिव ऑब्लिक गोल्स ऑफ टीचिंग के अंदर में एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, मतलब इंस्ट्रक्शन। जैसे मैथ्स का कोई आप लोगों को कोई एक प्रॉब्लम है, सपोज कि आपको डाटा इंटरप्रिटेशन में कुछ तो भी प्रॉब्लम है, तो आप लोगों ने मेरे पास में आए, सर मेरे को डाटा इंटरप्रिटेशन का ये जो टॉपिक है ये मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, सर आप मेरे को प्लीज समझा दो, सर ये एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सर मैं फेल हो जाऊंगा, सर प्लीज समझा दो। मैं बोला भाई टेंशन मत ले, समझा दूंगा, तेरा भाई है, ठीक है। मैंने उसको क्या बोला कि अभी मैं डाटा इंटरप्रिटेशन के ऊपर में इन फ्यूचर में मैं वीडियो बनाने वाला हूँ, वो देख लेना, या फिर मैंने उसको डाटा इंटरप्रिटेशन जो है वो पर्सनली सॉल्व करवा दिया। उसके बाद में उसको दूसरा मैंने एक सजेशन दिया कि डाटा इंटरप्रिटेशन के जो क्वेश्चंस है डेली के तू 5 क्वेश्चन सॉल्व कर, परफेक्ट हो जाएगा, मेरे से भी ज्यादा तो एक बार का परफेक्ट हो जाएगा। हम लोगों को उसको क्या करना है, साथ ही साथ मोटिवेट भी करना है, ओके सर। प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी। सपोज कि जो टीचर जो है वो एक एफिशिएंट और सोशल मेंबर नहीं है सोसाइटी का, तो सच में प्रॉपरली टीच कर पाएंगे क्या स्टूडेंट्स को, समझ में आ रहा है? अगर नहीं समझा हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल सकते हो, ठीक है। एफिशिएंट मेंबर मतलब क्या होता है, एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी का मतलब क्या बोल दिए सर आपने, ये सर इतनी ज्यादा इंग्लिश हम लोगों को नहीं समझी सर, एक बार वापस से बोलिए। प्रोवाइड अ सोशल एंड एफिशिएंट मेंबर टू द सोसाइटी का मतलब क्या रहता है कि बहुत बार क्या रहता है कि
सोशल ह्यूमन जो है ये सोसाइटी का एक बहुत बड़ा एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। अगर टीचर अगर प्रॉपरली अगर टीच नहीं करेगा, मतलब बच्चों को अगर आड़ी टेढ़ी चीजें सिखाएगा तो बच्चा भी वही चीजें यानी करेगा, ठीक है। अगर बच्चा अगर प्रॉपरली अगर यानी टीचर की जो सिखाई हुई चीजें अगर नहीं कर रहा है या फिर कोई अगर गलत चीजें कर रहा है तो क्या करेगा कि वो एफिशिएंट मेंबर ऑफ सोसाइटी नहीं बनेगा, मतलब वो सोसाइटी के लिए यूजफुल नहीं रहेगा। सपोज कि एक टीचर है, ठीक है, टीचर ने बच्चों के मन में बचपन से डर डाल दिया, मतलब वो जो KG1 KG2 के जो छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से मासूम से जो बच्चे रहते हैं उन लोगों को डरा दिया, धमका दिया, ठीक है, तो बच्चा जो है जिंदगी भर धमका हुआ रहेगा, मतलब डरा हुआ रहेगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है। प्लीज अगर पढ़ा रहे हो तो हंसते खेलते हुए पढ़ाइए, थोड़ा सा अगर हंसे तो बहुत अच्छी चीज है, ना हंसे तो ठीक है, बट सामने वाले को रुलाइए नहीं, सामने वाले को डराइए नहीं, क्योंकि बच्चों के मन में अगर डर बैठ गया तो उसको निकालना बहुत मुश्किल की बात है, ठीक है। सपोज कि अगर वही बच्चे को अगर किसी टीचर ने अगर गलत गाइडेंस देके बम बनाना सिखा दिया, हो सकता है कि वो सोसाइटी के अगेंस्ट में खड़ा होकर आतंकवादी भी बन सके, ठीक है। आप लोग क्या हो, आप लोग टीचर जो है नेशन की एक असेट है जो दूसरी असेट को एप्रिशिएट करती है। एप्रिशिएट इन द सेंस, डेप्रिशिएट का अपोजिट होता है एप्रिशिएट, मतलब दूसरी जो असेट है, मतलब जो बच्चे हैं उनको ग्रो करने में, उनको नर्चर करने में हेल्प करती है, एक बैकबोन होती है सोसाइटी का टीचर, ठीक है। ओके, स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग। स्टेप्स इन प्रोसेस ऑफ टीचिंग मतलब क्या? प्रोसेस ऑफ टीचिंग जो है इसके अंदर में कौन कौन सी स्टेप्स है? पहला है प्रिपरेशन, आपको जो चीजें पढ़ाना है क्लासरूम के अंदर में वो टॉपिक को आपको पहले अच्छे से प्रिपेयर करना होगा कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ाना है। सेकंड नंबर पे है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन मतलब आप लोगों को जो भी चीजें पढ़ाना है उसको आपको जाके क्या करना है? प्रेजेंट करना है लोगों के सामने। लोगों के सामने मतलब क्या? स्टूडेंट्स के सामने आप लोगों को प्रेजेंट करना है कि आपको क्या क्या चीजें पढ़ाना है। सपोज कि मैंने आज सोच लिया कि कम्युनिकेशन जो है मैं वो आज पढ़ाने वाला हूँ। कम्युनिकेशन के बारे में मैंने सारी चीजें देख लिया कि वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से टाइप्स है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें जान लिया, सोच लिया, समझ लिया। उसके बाद में मैंने क्या किया? आप लोगों के सामने प्रेजेंट किया, ठीक है। प्रिपरेशन समझा, प्रेजेंट समझा, ठीक है। थर्ड नंबर का पॉइंट है कंपैरिजन। कंपैरेटिव स्टडी होना चाहिए कम्युनिकेशन के अंदर में। आप लोगों को प्रॉपर्ली एग्जांपल देना चाहिए। केस स्टडीज के थ्रू आप लोगों को कम्युनिकेशन का जो टॉपिक है वो अगर आप लोगों अगर समझाया किसी ने तो आप लोगों को बहुत ज्यादा इफेक्टिवली और एफिशिएंटली समझ में आएगा। ओके, फोर्थ नंबर का टॉपिक है जनरलाइजेशन यूनिवर्सल। सपोज मान लो कि पूरे क्लास में जो बच्चे हैं उन लोगों को हिंदी या फिर इंग्लिश समझ में आती है। आप लोगों ने बात करना चालू कर दी गुजराती में, केम छो मजामा, भैया सामने वालों को समझेगा ही नहीं, ठीक है। सेम एज हम लोगों को वो चीजें पढ़ाना है जो जनरल या फिर यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल कंसेप्ट हो। मतलब क्या हो? जो बच्चों के समझ में आ सके वो वाले कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ाना है, उस वे में हम लोगों को पढ़ाना है। ओके, एप्लीकेशन इंप्लीमेंट मतलब हम लोगों को क्या करना है? उसको अब इंप्लीमेंट करना है, टीच करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम है डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। अगर आप बोर हो रहे हो तो वीडियो को पॉज करके आप पानी वानी पी के थोड़ा सा मुंह में पानी मार के वापस आके बैठो, क्योंकि ये मौका वापस से नहीं आएगा। यूजीसी नेट आपको क्रैक करना है, क्योंकि आप लोगों को फ्यूचर में मेंटर्स बनना है। मेंटर्स मैं इसलिए बोलता हूँ, टीचर इसलिए नहीं बोलता हूँ, क्योंकि टीचर क्या रहता है? टीचर जो ये पुराने वाले थोड़े से मास्टर जैसा हो गया, बट आजकल बच्चों को क्या चाहिए? मेंटर्स चाहिए। मेंटर्स का मतलब क्या रहता है? टीचर प्लस फ्रेंड। टीचर मतलब जो पढ़ाता भी है, साथ ही साथ बच्चों का दोस्त भी रहता है। अगर बच्चों के दोस्त बने रहे, मतलब बच्चों के साथ में अगर आप लोगों की अगर बॉन्डिंग अगर अच्छी रही तो बच्चे आप लोगों को लाइक करना चालू करेंगे। लाइक करना चालू करेंगे मतलब बच्चे आप लोगों का फेवर लेना चालू करेंगे। आप लोगों को मेंटर बनना है, ना कि मास्टर बनना है। ओके, डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। टीचिंग टेक्स प्लेस एट 3 लेवल्स प्रोग्रेसिवली: मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग एंड रिएक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम लोग बोलते हैं MLT, ULT, RLT। सर ये LT क्या कर रहे हो? ये शॉर्ट फॉर्म है ना। हम लोग इसको अभी और डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट नंबर का पॉइंट है डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग के अंदर में मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं MLT, जिसको हम लोग ये एक और चीज बोलते हैं थॉट लेस टीचिंग।
मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग में एक चीज को सेंट्रिक रख के यानी ये जो प्रोसेस जो है, मतलब मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग जो है ये टीचर सेंट्रिक एक प्रोसेस है, जहां पे बच्चों के साथ में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन होता है। सपोज कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे आ गया और मैं आप लोगों को बच्चों को बोल रहा हूँ कि बच्चों सिर्फ और सिर्फ रट्टा करना है, यानी जो डेफिनेशन है टीचिंग एप्टीट्यूड की, जो डेफिनेशन है टीचिंग की, जो डेफिनेशन है उसको 20 बार रिपीट करो और 100 टाइम्स घर से लिख के लेके आओ। ये क्या हो गया सर, रट्टाफिकेशन हो गया। बच्चों को लर्न तो हो जाएगी डेफिनेशन, पर बच्चों को समझ में नहीं आएंगी। ठीक है, इसमें जो मोड ऑफ इवैल्यूएशन जो रहता है, ये रहता है ओरल। जनरली इसका मोड ऑफ इवैल्यूएशन मतलब मोड ऑफ असेसमेंट मतलब मोड ऑफ एग्जामिनेशन जो रहता है, ये रहता है ओरल फॉर्म में। ठीक है, बट साथ ही साथ इसको कभी कभार रिटर्न फॉर्म में भी रहता है। जब छोटे छोटे बच्चे जो रहते हैं उन लोगों का ओरल फॉर्म में रहता है उन लोग, क्योंकि उन लोगों को रट्टाफिकेशन की आदत डलवा दी जाती है। बट जब वो थोड़े बड़े हो जाते, जब लोग वो लोग जब लिखने के कैपेबल हो जाते, मतलब रिटर्न एग्जाम देने के कैपेबल हो जाते, तब ये रिटर्न फॉर्मेट में भी होता है। बट जनरली ये ओरल फॉर्मेट में इसकी एग्जाम होती है, इवैल्यूएशन होता है, असेसमेंट होता है। ये जो है ये फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं हम लोग इसको, बेस लेवल ऑफ टीचिंग भी बोल सकते हैं, या फिर इनिशियल लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं हम लोग इसको। समझ में आ रहा है? ओके, इसको मैं अगर मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मतलब एमएलटी को अगर सादे साफ भाषा में बोलना चाहूँ तो इसको हम लोग बोलेंगे रोट लर्निंग। रोट मतलब क्या बोल दिए सर आपने, ये क्या होता है? ROTE, रोट लर्निंग का मतलब क्या होता है? रट्टाफिकेशन, मतलब रट्टा मार मार के। आप लोगों ने एक गाना सुनेंगे रट्टा मार वाला जो गाना है, ठीक है, तो वो वाला गाना यानी जो है वो वाले यानी समझ जाइए, उसको ही बोलते हैं हम लोग रट्टाफिकेशन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, ये है सेकंड पॉइंट। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ULT। सर क्या बोल दी? उल्टी? उल्टी नहीं है। U मतलब अंडरस्टैंडिंग, L मतलब लेवल, T मतलब टीचिंग, अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग। इसको हम लोग एक और चीज बोलते हैं थॉटफुल टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग में अंडरस्टैंडिंग का जो मीनिंग है मतलब क्या रहता है? टू अंडरस्टैंड। ठीक है, टू अंडरस्टैंड मतलब बच्चों को समझा समझा के पढ़ा रहे हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को थोड़ा सा रट्टाफिकेशन नहीं करवा रहा हूं, मैं आप लोगों को एग्जांपल्स दे रहा हूं, प्रॉपर आप लोगों को गाइडेंस दे रहा हूं, प्रॉपर बहुत सारी आप लोगों को केस स्टडीज आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूं, ताकि आप लोग बहुत ज्यादा इन फ्यूचर जाके इफेक्टिव और एफिशिएंट यानी मेंबर प्रोड्यूस कर सके सोसाइटी के लिए। ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या होता है कि यानी समझा के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बच्चे समझ के लिख रहे हैं। ठीक है, ना कि रट्टाफिकेशन करके लिख रहे हैं। इसको हम लोग हाई लेवल ऑफ टीचिंग भी बोलते हैं। ओके, ये सेकंड एंड थॉटफुल लेवल ऑफ टीचिंग होती है। ठीक है, सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग। MLT जो रहता है वो फर्स्ट लेवल ऑफ टीचिंग रहती है, ULT जो रहती है वो सेकंड लेवल ऑफ टीचिंग रहती है। इसको जो है मॉरिसन नाम के कोई तो भी मेरे काका थे, मेरे काका नहीं थे, पता नहीं कोई तो भी थे, एक ऑथर, एक बहुत बड़े ज्ञानी आदमी, जिन्होंने इसको प्रोपोनेंट यानी ये जो प्रोपोनेंट है मतलब ये लेवल को क्या किए, लोगों के सामने मतलब वर्ल्ड के सामने प्रेजेंट किए। ठीक है, मतलब इसके ऑथर भी बोल सकते हैं, ये ULT के ऑथर भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ULT में मोड ऑफ इवैल्यूएशन क्या रहता है? बोथ ओरल एंड ऑब्जेक्टिव फॉर्मेट में इसकी एग्जाम ली जाती है। मतलब ओरल मतलब बोल के, या फिर ऑब्जेक्टिव मतलब जो आप लोग UGC नेट के पेपर में देने वाले हो, MCQ बेस्ड भी इसकी एग्जाम होती है। ठीक है, थर्ड नंबर का पॉइंट है रिएक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं RLT। ठीक है, राइट लेफ्ट टीचिंग, थोड़ा ध्यान दो, राइट लेफ्ट टीचिंग नहीं है, ये रिएक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग है। रिएक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग का सेकंड नाम है अपर थॉटफुल टीचिंग। ठीक है, MLT क्या था? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग क्या था? थॉटलेस टीचिंग। अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग क्या था? थॉटफुल टीचिंग। ये अब क्या है? रिएक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग क्या है? अपर थॉटफुल टीचिंग। मतलब यहाँ पे क्या रहता है? एक कॉम्बिनेशन रहता है। आप यहाँ पे चार्ट में देखना, पहले एक राउंड है, राउंड के अंदर में क्या है? मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग मतलब रट्टाफिकेशन। ठीक है, उसके बाद में उसके बाहर एक और राउंड है जिसमें लिखा हुआ है ULT। मतलब ULT का मतलब क्या है? हाँ, ULT का मतलब क्या है? यानी अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब जहां पे बच्चे क्या कर रहे हैं?
रट्टाफिकेशन ना करते हुए यानी बच्चा सोच समझ के लिख रहा है, ठीक है। यूएलटी के बाद में एक थर्ड वन एक और सर्कल है जिसमें क्या है, रिएक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग, मतलब जो हम जो पढ़ा रहे हैं बच्चे उसको याद भी कर रहे हैं, बच्चे उसको समझ भी रहे हैं, बच्चे उसके साथ में क्या कर रहे हैं, प्रॉपर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं रिएक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। इसको प्रेजेंट कहते हैं हंट नाम के कोई तो भी एक चाचा ने। चाचा क्यों? क्योंकि यार इतनी सारी चीजें उन लोगों ने बता के गए हुए, इसलिए मैं उन लोगों को काका चाचा बोलता हूं। ओके चलिए, टीचिंग एड्स। एड्स का मतलब क्या होता है, वेज टू क्रिएट मोर इंटरेस्ट इन लर्निंग। टीचिंग एड्स का मतलब कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे तौर तरीके हैं जो टीचिंग को और ज्यादा फ्रूटफुल बना दे, मतलब टीचिंग को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दे, मतलब जो बच्चा है आपके साथ में एकदम मदहोश हो जाए। मदहोश का मतलब होता है बच्चा आपके साथ में मेंटली कनेक्ट हो जाए। ओके, इट इज यूज्ड बाय द टीचर इन द क्लासरूम टू मेक देयर टीचिंग इफेक्टिव एंड इजी सो दैट द स्टूडेंट्स कैन अंडरस्टैंड इजीली। मतलब क्या रहता है, ये एक ऐसी मेथड है, मतलब ये कोई तो भी यानी बहुत सारे ऐसे वेज है जिससे क्या होता है कि स्टूडेंट्स आपके साथ में क्लासरूम के अंदर में इंटरैक्टिव हो जाए, आपके साथ में मेंटली और फिजिकली कनेक्ट हो जाए। फिजिकली नहीं रे, सॉरी, मेंटली कनेक्ट हो जाए। गंदे लोग हो बहुत। इसके अंदर में 3 टाइप्स है ऑडियो एड्स। फर्स्ट वन, ऑडियो एड्स का मतलब क्या है, यूजेज ऑफ द सेंस ऑफ हियरिंग। सेंस मतलब क्या है, ये नॉनसेंस वाला सेंस है क्या? नहीं सर, सेंस मतलब ये रहता है, ये सेंस हो गया, ठीक है। तो ऑडियो एड्स के अंदर में क्या रह रहा है कि मैं भी आप लोगों को जैसे बोल रहा हूँ, सॉरी, ये वाले एग्जांपल जो है ये ऑडियो विजुअल एड्स के अंदर में आ जाएगा। जैसे आप रेडियो में बहुत सारी चीजें सुनते हो, टेप रिकॉर्डर में बहुत सारी चीजें सुनते हो, ठीक है, तो वो चीज आपके दिमाग में क्या हो जाती है, याद हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ऑडियो एड्स। मतलब जहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो कि ऑडियो के थ्रू, मतलब एक साउंड के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, लर्न कर रहे हो, या फिर एक साउंड के थ्रू आप लोग क्या कर रहे हो, टीच कर रहे हो, ठीक है। सेकंड नंबर पे विजुअल एड्स। विजुअल एड्स मतलब बहुत बार क्या रहता है कि आप लोग जो है चॉक बोर्ड्स मतलब ये मेरे पास में व्हाइट बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड के अंदर में मैं आप लोगों को कुछ तो भी लिख के बता रहा हूँ, लिख के समझा रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, विजुअल एड्स। मैं मतलब यहाँ पे बोल नहीं रहा हूँ पर मैं लिख के समझा रहा हूँ, मतलब मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख दिया पूरी डिटेल में, ठीक है, पर मैंने एक भी लेटर नहीं बोला, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, विजुअल एड्स, जहाँ पे आप लोग क्या कर रहे हो, सिर्फ दिखा के पढ़ा रहे हो, ठीक है। बट थर्ड वन इज ऑडियो विजुअल एड्स, मतलब ऑडियो प्लस विजुअल दोनों का कॉम्बिनेशन, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो एंड विजुअल एड्स। मतलब क्या रहता है, बोथ सेंस ऑफ हियरिंग एंड विजुअल, मतलब यहाँ पे बच्चा सुनता भी है, बच्चा यहाँ पे देखता भी है, ठीक है। एग्जाम्पल टेलीविजन, फिल्म्स, कंप्यूटर्स, फिल्म स्ट्रिप एक्सेट्रा। आप लोग बहुत बार यानी पीवीआर वगैरह या फिर बहुत सारे थिएटर्स वगैरह में जाते होंगे पिक्चर देखने के लिए, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत सारी जो पिक्चर जो है वो पूरी की पूरी एक शॉर्ट फॉर्म, शॉर्ट मेमोरी के थ्रू एक याद रह जाती है। आप लोगों की मेमोरी जो है, जो डाटा जो है वो यानी पिक्चर का जो डाटा जो है वो आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। एक मेरा जो भाई है, ठीक है, उसने एक मूवी करीब 300 से 400 बार देखा होगा, कोई तो भी, वो क्या नाम है, तारे जमीन पर मूवी, ठीक है, उसके आखिरी में सीडी फेंकना पड़ा, ठीक है। तो आप लोगों के दिमाग में ऐसी बहुत बार चीजें याद रह जाती है कि आप लोग जो पिक्चर देखते हो आपके दिमाग में बैठ जाए, ठीक है, समझ में आ रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडियो विजुअल एड्स। जब आप फिल्म देखने जाते हैं वहां पे क्या चल रहा है, ये एक्शन हो रहा है, जैसे कि वो बॉडीगार्ड मूवी आ रही है, वो ऐसा सलमान खान दौड़ के आ रहा है, ठीक है, और साथ में तेरी मेरी तेरी जो भी गाना है वो XYZ वाला जो गाना है वो साथ ही साथ गा रहा है, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, ये ऑडियो साथ ही साथ विजुअल एड्स है। ओके, इन तीनों टॉपिक के अंदर में छोटे से सब टॉपिक्स आते हैं जिसके बारे में हम लोग क्विक में पढ़ लेते हैं। चार्ट मतलब ये ग्राफिकल या फिर एक डायग्रामेटिकल या फिर एक ट्री डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, बच्चों को पढ़ाने का एक तौर तरीका है, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स मतलब क्या है, जब आप बचपन में आप बहुत बार यानी पत्ते वत्ते भी खेलते होंगे, ठीक है, जैसे ऊनो हो गया, या फिर हम लोग जैसे WWF के जो पत्ते खेलते थे उसके अंदर में एक अंडरटेकर की फोटो रहती थी जिसमें उसका रैंक लिखा रहता था, चेस्ट लिखा रहता था, हाइट लिखी रहती थी, वेट लिखा रहता था। मतलब उसमें क्या रहता था कि वो छोटे से एक जो कार्ड है, कार्ड के अंदर में उसकी क्या लिखी रहती थी, एक शॉर्ट फॉर्म में डिटेल लिखी हुई रहती थी, ठीक है। फ्लैश कार्ड्स का मैं आपको एक और एग्जाम्पल बताता हूँ। हम लोगों ने एक्सेल एकेडमी या फिर स्टडी वॉलेट जो है उसमें एक ऐसी चीज किए थे कि जो इकोनॉमिक्स है ना, 12th का जो इकोनॉमिक्स है, हम लोगों ने बच्चों को एक छोटे छोटे कार्ड के फॉर्म में जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको काट के दे दिए थे, नॉट फॉर अ चीटिंग पर्पस, ठीक है, बट फॉर अ लर्निंग पर्पस, ठीक है, ताकि बच्चे उसको क्या कर सके, हमेशा उसको कैरी कर सके। एग्जाम के 2-3 महीने पहले हम लोगों ने उसको दे दिए थे बच्चों को, हर एक बच्चा उसको लेमिनेट करके देख रहा था कि पढ़ते जा रहा था जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, और इसका बेनिफिट क्या था कि बच्चों को और ज्यादा अच्छे मार्क्स आए एग्जाम के अंदर में। तो आप भी ऐसी बहुत सारी
टेक्निक्स और बहुत सारी ऐसी टैक्टिक्स बोला हुआ है ना, गलत चीज नहीं, टैक्टिक्स यूज करके बच्चों को और ज्यादा यानी अपने साथ में कनेक्ट कर सकते हो। ओके, थर्ड नंबर पे मैप्स। मैप्स का मतलब क्या है, जब हम लोग ज्योग्राफी को एक और चीज बोलते हैं जियोग्राफी जब हम लोग जब पढ़ते हैं या फिर जब पढ़ाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, मैप्स के थ्रू देखते हैं कि इंडिया का है, पाकिस्तान का है, नेपाल का है, ठीक है, चाइना का है, ठीक है, श्रीलंका का है, अमेरिका का है, ठीक है, ऐसी बहुत सारी चीजें हम लोग देखते हैं मैप्स के थ्रू, ठीक है। ये एक शॉर्ट फॉर्म में क्या रहता है, पूरा वर्ल्ड जो है एक छोटे से मैप के अंदर में क्या रहता है, इंक्लूड रहता है, ठीक है। मैप आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पे देख सकते हो अभी। ओके, सॉरी। फिफ्थ, न्यूज़पेपर में बहुत बार क्या रहता है, डिफरेंट प्लेस। न्यूज़पेपर में बहुत बार इंग्लिश न्यूज़पेपर अगर वहां पे देखोगे तो उसमें आप लोगों को क्या दिखेगा, एक टूरिस्ट लिफलेट दिखेगा। टूरिस्ट लिफलेट मतलब क्या रहता है, एक छोटा सा, जैसे कि नागपुर है, मैं अभी फिलहाल नागपुर में हूँ, नागपुर के पास में रामटेक है, अब मेरे को रामटेक के राम मंदिर जाना है, तो रामटेक के राम मंदिर जाने के लिए कौन कौन सी जगह है, यानी मैं रामटेक के राम मंदिर जाने के लिए कौन कौन से वेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, वहां पे अकोमोडेशन की फैसिलिटीज है क्या, ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन क्या आती है न्यूज के अंदर में, एक आर्टिकल के थ्रू एक छपती है, जिसको हम लोग बोलते हैं टूरिस्ट लिफलेट, ठीक है। हम लोग बहुत बार उसमें ग्रामर भी सीखते हैं। एक बार मैंने एक चीज पढ़ा था, क्या नाम है, न्यूज़पेपर के अंदर में, पहली बार सुना था, मैं बच्चा था, ठीक है, अभी तो आप लोगों के लिए नॉर्मल लगेगा। उसमें लिखा हुआ था सनसनीखेज, मतलब क्या है भाई, तो इतना बड़ा वर्ड निकाल रहा है मेरे को, पहले सनी खेज, अरे भाई मेरे को पहले इसका मीनिंग तो बता यार, इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ग्रामेटिकल वर्ड्स होते हैं जो हम लोग वहां से सीखते हैं, या फिर न्यू वर्ड्स जो है वोकैबुलरी जिसको बोलते हैं, हम लोग वहां से लर्न करते हैं। ओके, फिफ्थ नंबर पे है सर ग्राफ्स के थ्रू। ग्राफ्स में बहुत सारे टाइप्स ऑफ यानी रिप्रेजेंटेशन रहते हैं, जिसमें हम लोग रहता है बार डायग्राम हो गया, फिर एक वो पॉइंट वाला रहता है जिसमें क्या रहता है, एक बहुत सारे टेबल यानी बहुत सारे इंफॉर्मेशन रहती है, जिसको ग्राफ के थ्रू क्या कर दी जाती है, प्रेजेंट कर दी जाती है। जैसे कि 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, ठीक है, और यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा जा रहा है, उनके मार्क्स लिखे जा रहे हैं, ठीक है। फिर वो ऐसे ग्राफ दिखाए जा रहे हैं, आप यहाँ पे ग्राफ देख लेना, ठीक है, आप लोगों को ज्यादा बेटरली अंडरस्टैंड हो जाएगा। ओके, सर्वे जो रहते हैं ये बेसिकली फीडबैक कलेक्ट करने के काम में आते हैं, ठीक है। 8th नंबर पे हार्डवेयर मतलब रेडियो, टीवी एंड टेप रिकॉर्डर। ओके सर, यहाँ से भी हम लोग इन्फॉर्मेशन बहुत सारी गैदर करते हैं, हम लोगों ने ऑडियो और विजुअल एड्स में इसके बारे में यानी डिटेल में पढ़े हुए हैं। ओके, हमारा जो अब नेक्स्ट टॉपिक है जिसका नाम है रोल ऑफ टीचर। टीचर कौन कौन से रोल निभाता है, मतलब टीचर कौन कौन से यानी कैरेक्टर में रहता है, ठीक है। इसके अंदर में रोल ऑफ अ ग्रेट टीचर के अंदर में फर्स्ट है रिसोर्स प्रोवाइडर। रिसोर्स प्रोवाइडर का मतलब क्या है, ये पानी वानी ला के देता है क्या टीचर, ये चीज नहीं है। स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, इसको स्टडी मटेरियल को हम लोग बोलते हैं रिसोर्स प्रोवाइडर। सेकंड नंबर पे इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट। सर ये क्या बोल दिए, इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट, इतने हार्ड वर्ड्स। इंस्ट्रक्शनल स्पेशलिस्ट मतलब क्या रहता है, बच्चे लोग आपको ये जो है टीचर जो है ये आप लोगों को क्या करता है, गाइड करता है, या आप लोगों को क्या करता है, नर्चर करता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे करिकुलम स्पेशलिस्ट। करिकुलम, ये कौन सा नया वर्ड आ गया, करिकुलम मतलब होता है कोर्स। आप लोगों का जो भी कोर्स है, मतलब आप लोगों का जो भी सिलेबस है, टीचर उसको क्या करता है, पढ़ाता है, ठीक है, वो उसका एक स्पेशलिस्ट रहता है। क्लासरूम सपोर्टर। क्लासरूम सपोर्टर मतलब क्या है, ऐसे बच्चों को यानी ऐसे झुक के ऐसे बच्चों को पूरे कंधे पे बैठा के ऐसा घूमता है, वो वाला क्लासरूम सपोर्टर नहीं होता है। क्लासरूम सपोर्टर का मतलब ये रहता है कि बच्चों को हमेशा हेल्प करे, बच्चों को हमेशा मोटिवेट करे, बच्चों को हमेशा पढ़ाए और बच्चों को हमेशा अच्छी बातें सिखाए। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है इसका लर्निंग फैसिलिटेटर। मतलब बच्चों के साथ में क्या करता है, बच्चों को क्या करवाता है, वो लर्न करवाता है। लर्न मतलब क्या हो रहता है कि बच्चों को समझाता है, बच्चों से क्या करवाता है, थोड़ा बहुत रट्टाफिकेशन करवाता है, ताकि बच्चे क्या कर सके, अच्छे से अच्छे हाईएस्ट से हाईएस्ट मार्क्स एग्जाम के अंदर में सिक्योर कर सके और इन फ्यूचर कुछ ना कुछ अच्छा बन सके। ओके, सही है सर, सही है, सही है, सही है, समझ रहे हैं। ओके, 6 नंबर पे मेंटर। लो मेरा फेवरेट वर्ड आ गया, मेंटर का मतलब मैंने आप लोगों को बताया टीचर प्लस फ्रेंड, कॉम्बिनेशन है इन दोनों का मेंटर।
ठीक है, मतलब सर ये दो कोई लोग रहते क्या? नहीं, एक टीचर जो कि आपका एक फ्रेंड भी रहता है, जिसको हम लोग बोलते हैं मेंटर, जो आपको एज अ फ्रेंड आप लोगों को सिखाता है। 7वें नंबर पे स्कूल लीडर। स्कूल लीडर से मैं ज्यादा प्रीफर करूंगा क्लास लीडर या फिर स्टूडेंट लीडर। ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा प्रॉपर वर्ड रहेगा, स्कूल लीडर भी बोल सकते हैं, पर प्रॉपर वर्ड जो है इसका क्लास लीडर और स्टूडेंट्स लीडर। ठीक है, मतलब ये बच्चों को क्या करता है? लीड करता है। लीड मतलब ऐसा नहीं कि बच्चों से काम करवाता है, ये कर ये कर ये कर, ये नहीं, बच्चे उसको देख के सीखते हैं कि सीखना कैसे है। ओके। 8th डाटा कोच। डाटा कोच मतलब हम लोगों को पढ़ाता है, सिखाता है, डाटा प्रोवाइड करवाता है, हम लोगों को कैपेबल बनवाता है। 9th कैटलिस्ट फॉर चेंज। सर कैटलिस्ट मतलब क्या होता है? ये क्या आपने क्या यानी कौन कौन से सर आपने एकदम इंग्लिश वाले जो वर्ड है वो यूज कर रहे हो सर? कैटलिस्ट, इम्प्लीमेंटेशन, ऐसे वैसे, लूज मोशन, पता नहीं कौन कौन से यूज कर रहे हो सर। कैटलिस्ट का मतलब वो रहता है मेन सोर्स। मेन सोर्स फॉर चेंज मतलब बच्चों के बिहेवियर को चेंज करने में टीचर जो है ये बहुत एक अहम भूमिका, मतलब बहुत एक अहम रोल निभाता है। 10th नंबर का पॉइंट है लर्नर फॉर लाइफ लॉन्ग। टीचर जो है ऐसा नहीं कि उसको यानी वो जो एक बार वो टीचर बन गया मतलब उसने पढ़ाई अपनी स्टॉप कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल आप लोग मत करना, नहीं तो आप लोग टीचर से ज्यादा आप लोग समझ जाओ क्या खिलाओगे। ठीक है, टेक्नोलॉजी, ह्यूमन फैक्टर्स, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, यहाँ पे हर बार कुछ ना कुछ नए नए चेंजेस आते रहते। हमारे कोर्स में, हमारे करिकुलम में बहुत सारी न्यू चीजें इंट्रोड्यूस होते रहती है। ठीक है, तो टीचर को उसके साथ में अपडेटेड रहना चाहिए, टीचर को हमेशा कुछ ना कुछ, हमेशा नई नई चीजें सीखते रहना चाहिए। बहुत बार क्या रहता है कि हम लोग बच्चों को बोलते हैं कि बच्चों अगर आपके पास में अगर कुछ भी डाउट है तो आप प्लीज हमसे पूछो। अगर आपको अगर डाउट है ना, आप हमसे पूछो। अगर हम लोगों को अगर वो चीज अगर नहीं पता है तो इससे एक चीज का ये बेनिफिट रहेगा कि वो चीज जो है मैं कल आप लोगों को इन डिटेल में पढ़ के आऊंगा, आप लोगों को समझाऊंगा, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा, अपना नॉलेज भी इंक्रीज करूंगा। ये एक प्रॉपर मेंटर की निशानी है। समझ में आ रहा है? ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक जो है टीचर्स एंड देयर टास्क। टीचर एंड देयर टास्क से पहले हम लोग एक आज के गोल्डन स्टेटमेंट देख लेते हैं जिसका नाम है इफ यू रन टू एक सेकेंड इफ यू रन टू अर्न यू ऑलवेज रन, एंड इफ यू रन टू लर्न यू ऑलवेज अर्न। सर ये आपने क्या बोल दी है और ये किसने बोला है? सबसे पहली बात, ये बहुत एक महान आदमी ने बोला हुआ है जो खुद मैं हूं, है ना। इफ यू रन टू अर्न का मतलब क्या है कि अगर पैसे के पीछे भागोगे तो आप जिंदगी भर भागते रह जाओगे, बट अगर आप पढ़ाई के पीछे भागोगे या फिर अगर कुछ न्यू सीखने के पीछे भागोगे तो पैसा आपके पीछे खुद ब खुद भागेगा। तालियां नहीं हो ना? ठीक है, बस ये चीजों को जिंदगी में अप्लाई कर लेना, वही मेरे लिए बहुत कुछ है। ओके, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ में बढ़ते। टीचर्स एंड देयर टास्क। टीचर एंड देयर टास्क के अंदर में फर्स्ट टास्क यानी टीचिंग का कौन कौन सा टास्क रहता है? प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग न्यू टॉपिक। टीचर जो है हमेशा पुराने टॉपिक को नहीं पढ़ाता है दोस्त, टीचर जो है हमेशा न्यू टॉपिक्स पढ़ाता है। सपोज कि आप लोगों ने इसको मैं अगर एक डिटेल में पढ़ाऊँ, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा हूँ। टीचिंग एप्टीट्यूड में मैंने आप लोगों को इसके पहले बताया क्वालिटी, उसके पहले मैंने बताया डेफिनेशन, तो मैं बार बार आप लोगों को डेफिनेशन और क्वालिटीज ही पढ़ाते जा रहा हूँ कि मैं आगे के न्यू टॉपिक्स आपको इंट्रोड्यूस करवाते जा रहा हूँ। मतलब क्या है, प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर लर्निंग न्यू टॉपिक, वो न्यू लर्निंग टॉपिक के यानी स्टूडेंट्स को सिखाते रहता है। सेकेंड नंबर का पॉइंट है इसके अंदर में प्रेजेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज। प्रेजेंटिंग लर्निंग एक्टिविटीज मतलब क्या होता है? वो बच्चों को कैसे लर्न करना है वो चीजें सिखाता है। थर्ड नंबर का पॉइंट है आस्किंग क्वेश्चंस टू स्टूडेंट। वो बच्चों को बार बार पूछता है, बच्चों समझा क्या, बच्चों समझा क्या। अगर नहीं समझा तो वापस से पूछो, मैं वापस से आप लोगों को समझाऊंगा, तब तक समझाऊंगा जब तक आपको समझ में ना आ जाए। वैसे ही मैं आप लोगों को बोल रहा हूं बार बार, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपके पास में है, कमेंट बॉक्स आपके पास में, आप वहां पे जाके आपके डाउट्स या फिर आपकी क्वेरीज या फिर आपके जो भी नेगेटिव या फिर पॉजिटिव कमेंट्स है आप वहां पे आप डाल सकते हो। नेगेटिव कमेंट भी रहे तो मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चीजें ही मेरे को पॉजिटिव और ज्यादा करने में मददगार साबित होती है।
फिफ्थ नंबर का पॉइंट फोर्थ नंबर का पॉइंट है मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग। मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग का मतलब क्या है सर? मॉनिटर द स्टूडेंट्स पता है, मॉनिटरिंग द स्टूडेंट्स लर्निंग का मतलब क्या रहता है? मॉनिटरिंग मतलब वो बच्चों पे नजर रखते रहता है कि बच्चे को समझ रहा है कि नहीं, बच्चे का जो परफॉर्मेंस है वो कैसा है। ठीक है, एक ये आप जब रिसर्च एप्टीट्यूड जब पढ़ोगे उसके अंदर में एक एडिशनल कंसेप्ट मैं आपको लोगों को बताता हूँ, एक लिकार्ट स्केल रहती है। लिकार्ट स्केल मतलब जस्ट लाइक अ नॉर्मल स्केल, जिसमें 1 से लेकर 10 तक की बीच में आप लोगों के पास में नंबर्स रहते हैं। जो नंबर्स में आप लोग क्या कर सकते हो कि 1 मतलब यानी बहुत गंदा, 10 मतलब बहुत अच्छा, इसके बीच में आप लोग क्या करते हो, रेटिंग देते हो। जैसे आप लोगों ने बहुत बार कस्टमर केयर में कॉल किए होंगे, तो आप लोगों का एक फीडबैक के लिए कॉल ट्रांसफर करते हो, लोग बोलते हैं सर 1 to 9 के बीच में आप लोग हम लोगों को रेटिंग दीजिए। 1 मतलब बहुत गंदा, 9 मतलब बहुत अच्छा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, रेटिंग। ठीक है, ओके। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है गिविंग द स्टूडेंट्स बैक। बार बार वही बता रहा हूं कि बैक मतलब रहता है कि कंधे पे नहीं बैठाना। बैक का मतलब रहता है कि स्टूडेंट्स को सपोर्ट करना, स्टूडेंट को मोटिवेट करना, ताकि वो कुछ लाइफ में अचीव कर सके, ताकि वो लाइफ में कुछ ना कुछ सीख सके नया। ओके। सिक्स्थ नंबर का पॉइंट है टीचर्स एंड देयर टास्क के अंदर में रिव्यूइंग द स्टूडेंट्स। सर रिव्यूइंग क्या? रिव्यूइंग द स्टूडेंट्स मतलब बच्चों का परफॉर्मेंस पहले से और ज्यादा बेहतर हुआ है कि नहीं, बच्चों को समझा है कि नहीं, बार बार इसका क्या करना है, रिव्यू लेना है हम लोगों को। सेवेंथ नंबर का पॉइंट क्या है सर इसके अंदर में, आइडेंटिफाइंग द वीक स्टूडेंट। इसके पहले भी हम लोगों ने यहाँ पॉइंट पढ़ चुके हैं, मतलब जो भी क्लास का कमजोर व्यक्ति है मेंटली, मतलब जो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है उस बच्चे को पकड़ो। ऐसे गर्दन से नहीं पकड़ना है, मतलब बच्चे को पकड़ना है, भाई तेरे को समझा नहीं क्या नहीं समझा हम लोग मेरे को बता, मैं उसको यानी बार बार तब तक तेरे को समझाऊंगा जब तक तेरे को समझ में ना आ जाए। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोगों को? पक्का? रीटीचिंग ऑलरेडी टॉट टॉपिक। रीटीचिंग ऑलरेडी टॉट टॉपिक का मतलब क्या रहता है? देखिए हम लोगों ने जैसे मैं 12th सीबीएसई वगैरह में जैसे बिजनेस स्टडीज वगैरह पढ़ाता हूँ या फिर ओसी वगैरह पढ़ाता हूँ स्टेट बोर्ड वगैरह में, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि एक बार हमारा कोर्स खत्म हो जाए तो उसके बाद में ऐसा नहीं कि हम लोग बच्चों को छोड़ देते हैं, तो बच्चों को क्या करवाते हैं, क्रैश कोर्स करवाते हैं। क्रैश कोर्स का मतलब क्या रहता है, जो ऑलरेडी टॉट टॉपिक है, मतलब हम लोगों ने जो ऑलरेडी जो चीजें पढ़ा चुके हैं हम लोग उसको क्या करते हैं, वापस पढ़ाते हैं, ताकि बच्चे के कंसेप्ट और क्या हो जाए, और क्लियर हो जाए, बच्चों के जो दिमाग में जो पुराने टॉपिक्स की जो धूल जमी हुई है वो हट सके। ठीक है, उसके बाद एग्जाम के और 2-3 दिन पहले वापस से बुलाते हो, वापस के टॉपिक करवाते हैं, ताकि वो और ज्यादा अच्छे, जहाँ पे वो 70 मार्क्स स्कोर करने वाले थे 80 आउट ऑफ 70, वहां पे वो 80 आउट ऑफ 80 स्कोर कर सके। वैसे होता नहीं है बिजनेस स्टडीज में जनरली, तो भगवान ना जाने किसी दिन मैं दे दूं टॉपर ऑल ओवर इंडिया को। ओके। टेकिंग द ट्यूटोरियल क्लासेस। टेकिंग द ट्यूटोरियल क्लासेस मतलब क्या रहता है? ट्यूटोरियल मतलब होता है सर ट्यूशन पढ़ाना नहीं। अगर आप लोग अगर स्कूल में अगर ट्यूशन पढ़ाते हुए पकड़े गए या फिर ट्यूशन के लिए इन्फ्लुएंस करते हुए पकड़े गए तो समझ जाना कि आप पढ़ाने लायक नहीं रहोगे, मतलब दे विल किक आउट फ्रॉम द स्कूल। ओके, मतलब क्या रहता है सर, फिर इसका मतलब क्या होता है सर, टेकिंग द ट्यूटोरियल क्लासेस का मतलब क्या रहता है? जब भी आप कोई भी चीज पढ़ाते हो, सपोज कि मैं अभी टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ा रहा था, ठीक है, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने से पहले मैंने आपको क्या बताया, यूजीसी नेट के बारे में बताया। ठीक है, मतलब आप जो भी जैसे मैथ्स का अगर सपोज कि अगर मैथ्स छोड़ दीजिए आप, सपोज कि मैं अगर मैनेजमेंट का अगर कोई टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, जैसे कि सपोज कि मैं अगर कम्युनिकेशन पढ़ा रहा हूँ, कम्युनिकेशन पढ़ाने से पहले मैं कम्युनिकेशन के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस करूंगा। कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन के क्या बेनिफिट्स है, कम्युनिकेशन यानी होता क्या है, कम्युनिकेशन के कौन कौन से वेज है, ऐसी बहुत सारी चीजें, एक बहुत बड़ा ब्रीफ डिस्कशन आपके सामने एक समरी पेश करूंगा। उसके बाद में मैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर में यानी जो टॉपिक से वो डिलीवर करूंगा। ठीक है, इसको बोलते हैं टेकिंग द ट्यूटोरियल क्लासेस, जिसको हम लोग ट्यूटोरियल को एक और चीज बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेशन क्लासेस। ठीक है, 10th नंबर का पॉइंट है टीचर एंड देयर टास्क के अंदर में प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स नोट्स मतलब वो नोट वाला नोट्स की बात नहीं कर रहे। प्रिपेयरिंग द स्टूडेंट्स नोट्स का मतलब रहता है कि स्टूडेंट्स के स्टडी मटेरियल बनाने में हेल्प करे, मतलब ये नहीं रहता है कि हाँ भाई तू लेके आ मैं तेरा लिख के देता हूँ, नोट्स बना के देता हूँ, ये नहीं रहता है। ठीक है,
स्टूडेंट्स नोट्स मतलब क्या रहता है कि स्टूडेंट्स कोई भी चीज अगर लिख के लेके आता है तो उसको चेक करना, उसके अंदर में कोई भी चीजें अगर मिस है तो उसको करेक्ट करना और स्टूडेंट्स की हेल्प करना स्टडी में। प्रिपेयरिंग क्वेश्चन बैंक्स, ये सबसे बेकार चीज है भाई। बेकार चीज क्यों है? बेकार चीज मतलब ये टीचर के लिए तो इतनी बेकार नहीं है, पर स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम के बारे में बात की गई है भाई यहाँ पे। प्रिपेयरिंग क्वेश्चन बैंक से मतलब क्या रहता है कि उस यानी टीचर को क्वेश्चन सेट्स बनाना पड़ता है। क्वेश्चन सेट्स क्यों बनाना पड़ता है? ताकि वो बच्चे की क्लास में टेस्ट ले सके, क्लास में सरप्राइज टेस्ट ले सके या फिर एग्जामिनेशन ले सके बच्चों का, ताकि बच्चों को क्या कर सके, रिव्यू कर सके, बच्चों को इवेल्युएट कर सके, बच्चों को असेस कर सके, ताकि बच्चों को क्या कर सके, ग्रेड दे सके, मतलब मार्क्स दे सके। ओके सर, यहाँ पे अब टास्क ऑफ अ टीचर के बारे में एक छोटा सा पॉइंट है, टू ब्रिंग द डिजायर्ड चेंज इन द लर्नर्स बिहेवियर। मैंने आप लोगों को पहले बताया कि लर्नर के बिहेवियर को चेंज करने में मददगार साबित होता है टीचर, लर्नर के बिहेवियर के माइंडसेट को चेंज करता है। टू ब्रिंग डिजायर्ड चेंज इन लर्नर्स माइंड्स, अभी सेम चीज मैंने यहाँ पे डिस्कस किया हो। थर्ड नंबर का पॉइंट है टू गिव द स्टूडेंट सफिशिएंट नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट। स्टूडेंट्स को सफिशिएंट नॉलेज देना, मतलब ये नहीं कि जो बुक के अंदर में लिखा हुआ है वही चीज, उनको बच्चों को बाहर के आउट ऑफ द वर्ल्ड से भी उनको क्या करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है हम लोगों को। ठीक है, इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे? केस स्टडीज के थ्रू। इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे? बहुत सारे एक्सपीरियंसेस शेयर करके थ्रू। इंट्रोड्यूस कैसे करवाएंगे? एग्जाम्पल्स के थ्रू। टू एनहांस द स्किल ऑफ द स्टूडेंट, अभी हम लोगों ने, मैंने आप लोगों को बताया कि पोएट्री को हम लोगों ने प्रमोट की स्टडी वॉलेट की, यानी स्टडी वॉलेट पे, ठीक है, ताकि बच्चे की क्या थी, हिडन स्किल जो है उसको क्या कर सके, प्रमोट कर सके। बहुत बार क्या रहता है कि टीचर लोग क्या करते हैं कि जैसे हमारे क्लास जो एक्सेल एकेडमी में बहुत सारे न्यू टीचर आते हैं, तो हम लोगों ने बीच में एक कंसेप्ट बनाए थे कि एवरी स्टूडेंट एवरी सैटरडे देयर विल बी यानी गेम्स पीरियड टाइप का, ठीक है, जहाँ पे हम लोग क्या करते थे कि बच्चों की जो भी हिडन स्किल्स है उन लोगों को हम लोग स्टेज पे बुलाते थे कि आप लोगों की जो भी स्किल है, जैसे कि आप अगर अच्छा गाना गाते हो, आप अच्छा डांस करते हो, तो आप प्लीज आइए स्टेज पे, अपनी स्किल्स को शोकेस कीजिए, मतलब अपनी स्किल्स को प्रमोट कीजिए, अपनी स्किल्स को लोगों तक पहुंचाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। ओके, मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू पार्टिसिपेट इन सोशल एक्टिविटीज। सोशल एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करने के लिए मोटिवेट करता है टीचर स्टूडेंट को। मोटिवेट द स्टूडेंट्स टू आस्क फॉर एनी डाउट इन देयर माइंड। बच्चों को माइंड में अगर कुछ भी डाउट है तो वो मोटिवेट करता है कि बार बार पूछो पूछो पूछो, कि कोई डाउट होगा तो पूछो मेरे से, मैं आप लोगों के डाउट्स को क्लियर करूंगा, ना कि डराता है डाउट मत पूछना रे, है ना। चलिए, 7th नंबर का पॉइंट है टास्क ऑफ अ टीचर के अंदर में, मोटिवेट द स्टूडेंट्स दैट दे शुड नॉट फियर फ्रॉम टीचर्स बट रेदर दे मस्ट बी इंटरैक्टिव एंड फ्रेंडली अप टू सर्टेन लिमिट। सेम चीज है सर, वो बच्चों को डराता नहीं है, बच्चों को मोटिवेट करता है ताकि बच्चे उसके साथ में क्या कर सके, कम्युनिकेट कर सके, साथ ही साथ बच्चों के साथ में इंटरैक्टिव और फ्रेंडली मैनर में रहता है। पर फ्रेंडली मैनर ये नहीं कि वो स्टूडेंट जो है वो टीचर के ऐसे कंधे पे हाथ रख रहा है और क्या बोलते हैं भाई, इस टाइप का ये फ्रेंडली बिहेवियर नहीं रहता है। फ्रेंडली बिहेवियर अप टू अ सर्टेन लिमिट। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ टीचिंग। मेथड्स ऑफ टीचिंग मतलब क्या रहता है, बेसिकली इसके अंदर में 3 टाइप्स ऑफ टीचिंग रहती है। फर्स्ट रहती है टीचर सेंट्रिक टीचिंग। टीचर सेंट्रिक टीचिंग का मतलब क्या रहता है, टीचर ओरिएंटेड टीचिंग, ठीक है। सेकंड नंबर का पॉइंट है लर्नर्स सेंट्रिक टीचिंग, मतलब जहां पे लर्नर मतलब जो स्टूडेंट है उसको देख के, यानी उसको दिमाग में रख के हम लोग क्या करते हैं, टीचिंग करते हैं। उसके बाद में क्या है, इंटरैक्टिव स्ट्रेटेजी, ठीक है, जहाँ पे क्या करते हैं कि हम लोग बच्चों से बातचीत करते हैं, टीचर और स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन रहते हैं, जिसके तो हम लोग कम्युनिकेट करके हमारे टॉपिक्स को डिलीवर करते हैं, मतलब हम लोग पढ़ाते हैं और बच्चे खुद यानी समझते हैं, ठीक है। चलिए, फर्स्ट टॉपिक जो इसका है टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी, इसके अंदर में 3 सब टॉपिक है, जिसका है फर्स्ट लेक्चर मेथड। लेक्चर मेथड के अंदर में क्या लिखा हुआ है, द टीचर टेल हर स्टूडेंट्स अबाउट द प्लेन फैक्ट्स, द स्टूडेंट लिसन एंड टेक नोट्स, द सक्सेस ऑफ दिस मेथड्स डिपेंड्स ऑन द एबिलिटी ऑफ द टीचर टू स्पीक फ्लुएंटली इन गुड टोन एंड स्टाइल। लेक्चर मेथड जो है ये एक ओल्ड फैशन स्टाइल है जो आज तक प्रेजेंटली यानी कंटिन्यूएशन में चल रहा है, जो हमेशा हर क्लास में होता है। लेक्चर मेथड क्या रहता है कि आप बच्चे आपके क्लास में आ रहे हैं, ठीक है, आप यहाँ पे पढ़ा रहे हो, इसको बोलेंगे लेक्चर मेथड, जहाँ पे आप लोग आपके वॉइस को मॉड्यूलेशन करते हो, आप लोग आपके गियर्स को शिफ्ट करते हो। गियर्स मतलब वो गाड़ी वाले गियर नहीं,
ठीक है। गेयर्स मतलब क्या रहता है, वॉइस मॉड्यूलेशन, जहां पे आवाज बुलंदी की जरूरत है वहां पे आप आवाज को रेस करते हो, जहां पे वो पॉइंट पे कम यानी प्रेशर देना है तो वो वाले पॉइंट पे आप कम प्रेशर देते हो, ठीक है। इसको बोलते हैं लेक्चर मेथड, जहां पे बच्चे खुद की नोट्स भी बनाते हैं आपको देख देख के, है ना। बहुत बार ड्राइंग भी बनाते हैं आप लोगों की, ठीक है। चलिए, टीचर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी के अंदर में सेकंड नंबर का पॉइंट है टीम टीचिंग। सेम एज लेक्चर मेथड रहता है, बस यहाँ पे क्या रहता है, मोर देन वन नंबर ऑफ टीचर, मतलब यहाँ पे क्या रहते हैं, दो या फिर दो से ज्यादा नंबर ऑफ टीचर रहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टीम टीचिंग। इट्स अ बैच ऑफ इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है, इंस्पेक्टर्स नहीं बोला, इंस्ट्रक्टर्स, ठीक है। थर्ड नंबर का पॉइंट है वीडियो प्रेजेंटेशन। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया कि सपोज कि मेरे पास में यहाँ पे सामने में प्रोजेक्टर लगा हुआ है, मैंने यहाँ पे क्या किया, कोई एक वीडियो चला दिया। सपोज कि एक टॉपिक है, मैं कम्युनिकेशन का कोई एक टॉपिक है, ठीक है, तो मैंने कम्युनिकेशन का एक टॉपिक की मैंने एक प्रॉपरली वीडियो प्रेजेंटेशन बनाया, ठीक है, और मैंने यहाँ पे ये व्हाइट बोर्ड पे उसको डिस्प्ले करवा दिया ताकि बच्चों को क्या हो सके, वो जो टॉपिक है इजीली ग्रैप्स हो सके, बच्चों को इजीली समझ सके, ठीक है। सेकेंड नंबर का टॉपिक है लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी। सर ये क्या चीज है, लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे हम लोग लर्नर को देख के पढ़ाते हैं, ठीक है सर। असाइनमेंट्स, हम लोग बच्चों को असाइनमेंट्स देते हैं। असाइनमेंट मतलब वो नहीं कि जो दिवाली के वैकेशन में असाइनमेंट मिलती है सिर्फ उसी को असाइनमेंट नहीं बोलते। असाइनमेंट मतलब रहता है डेली होमवर्क्स, या फिर पर्टिकुलर हम लोगों ने एक टॉपिक के ऊपर में बच्चों को एक प्रेजेंटेशन क्रिएट करने के लिए बोल दिए, या फिर बच्चों को दिवाली वैकेशंस या फिर समर वैकेशंस में हम लोगों ने होमवर्क दे दिए ताकि बच्चे क्या रह सके, पढ़ाई से जुड़े हुए रह सके, ठीक है। सेकंड नंबर का टॉपिक है इसके अंदर में लर्नर सेंटर स्ट्रेटेजी के अंदर में केस स्टडी। ये एक बहुत मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी है बच्चों को इजीली टॉपिक को अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे मैं आप लोगों को स्ट्रेटेजीज, मैं अभी जैसे आप लोगों को बहुत सारी केस स्टडीज बता रहा हूँ, तो होप सो कि आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ रहा हो मेरे टॉपिक्स। ये बहुत बार ये बहुत यानी अच्छी, यानी ये बहुत अच्छी एक स्ट्रेटेजी है, बट ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट स्ट्रेटेजी भी है। इसके लिए क्या रहना चाहिए कि जो टीचर है उसको पूरे वर्ल्ड के साथ में अपडेट रहना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी के अंदर में नेक्स्ट पॉइंट है प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन। ये भी एक मोस्ट पावरफुल स्ट्रेटेजी है, हेल्प्स द स्टूडेंट टू रिसर्च एंड इवैल्यूएशन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर में क्या रहता है कि उन लोगों को प्रॉपर एक प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के अंदर में प्रॉपर एक स्टूडेंट को एक असाइनमेंट दे दिया जाता है जो उन लोगों को प्रेजेंट करना पड़ता है, या फिर ग्रुप स्टडी के अंदर में उन लोगों को यानी एक पर्टिकुलर यानी 4 to 5 नंबर ऑफ ग्रुप्स बना दिए जाते हैं, यानी सॉरी एक ग्रुप के अंदर में 4 to 5 मेंबर्स बना दिए जाते हैं, जिसके अंदर में वो लोग क्या करते हैं कि प्रॉपरली एक जो प्रोग्राम के ऊपर में अपने असाइनमेंट्स या फिर अपने व्यूज और यानी काउंटर व्यूज अपने प्रेजेंट करते हैं और यानी उसके ऊपर में रिसर्च और इवेल्युएशन करते हैं, ठीक है। ओके, कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, ये है नेक्स्ट नंबर ऑफ पॉइंट लर्नर सेंटर्ड स्ट्रेटेजी के अंदर में। कंप्यूटर असिस्टेड लर्निंग, द कंप्यूटर इज यूज्ड टू प्रेजेंट द इंस्ट्रक्शनल मटेरियल। कंप्यूटर के थ्रू भी आप लोग क्या करते हो कि नॉलेज ग्रैब्स करते हो। गूगल है ना, गूगल के थ्रू। अभी मैंने ये भी चीज सुना कि एप्पल जो है खुद का गूगल बनाने में तुला हुआ है। गूगल मतलब एप्पल जो खुद का यानी सर्च इंजन बना रहा है, साथ ही साथ इंडिया का खुद का प्ले स्टोर आ रहा है, ठीक है। ह्यूरिस्टिक मेथड, सर ये कौन सी जापानीज चाइनीज वर्ड है? ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब क्या है? एक कोई तो भी डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, नील आर्मस्ट्रॉन्ग नहीं बोल रहा हूँ, उसके भाई भी नहीं है ये, ना कि उससे रिलेटेड है। ये है डॉक्टर H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग करके भाई साहब, जिन्होंने ह्यूरिस्टिक मेथड को प्रेजेंट किया है। अब हम लोग देखते हैं कि ह्यूरिस्टिक मेथड के अंदर में भाई साहब क्या बोलना चाह रहे हैं हमसे। सॉरी, प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग और डिस्कवरी डेट एम्प्लॉयज द प्रैक्टिकल मेथड। प्रैक्टिकल मेथड हम लोगों को जब यानी हम लोग जब प्रैक्टिकल टीचिंग करते हैं, मतलब हम लोग जब इन एक्शन टीचिंग करते हैं, तो उसके अंदर में प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब बच्चों के हम लोगों को प्रॉब्लम सॉल्व करना है, साथ ही साथ बच्चों की लर्निंग एबिलिटीज को बढ़ाना है, साथ ही साथ डिस्कवरी करना है। डिस्कवरी किस चीज़ की करना है? जब हम लोग पढ़ाते हैं तो बहुत बार बहुत सारी चीज़ों की हम लोग डिस्कवरी कर लेते हैं। बहुत बार ऐसा रहता है कि न्यू कंसेप्ट हम लोग यानी खोज निकालते हैं, ठीक है। चलिए, मेथड्स ऑफ टीचिंग के अंदर में थर्ड नंबर ऑफ मेथड है इंटरएक्टिव स्ट्रेटेजी, जिसमें रहता है लर्नर और टीचर दोनों को सेंटर्ड में रख के पढ़ाया जाता है, जहाँ पे 2 वे कम्युनिकेशन रहता है टीचर और लर्नर के बीच में, ठीक है। इसके अंदर में क्या है? ग्रुप डिस्कशन। एक टीचर है, ठीक है,
सपोज कि मैं टीचर हूँ, मैंने सपोज कि क्लास के अंदर में सपोज कि 10 बच्चे, मैंने अब 10 बच्चों को क्या कर दिया, ग्रुप बना दिया, उन लोगों को एक सर्कल में बैठा दिया। सर्कल में बैठाने के बाद में उन लोगों को एक बीच में एक टॉपिक दे दिया, ठीक है, टॉपिक दे दिया जैसे कि जैसे मोबाइल इज बून और बेन फॉर द सोसाइटी, मतलब मोबाइल जो है ये एक अभिशाप है या फिर एक यानी क्या बोलते हैं, यानी एक वरदान है सोसाइटी के लिए, ठीक है। इसको मैंने ग्रुप डिस्कशन में, अब ये लोग क्या कर रहे हैं, बच्चे लोग अपने व्यूज और काउंटर व्यूज अपने प्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब अपने विचार विमर्श प्रस्तुत कर रहे हैं टीचर के सामने। इससे क्या होता है कि टीचर जो बच्चे हैं उनकी जो सोचने समझने की जो थिंकिंग जो स्किल है वो और ज़्यादा पॉलिश होती है, वो और ज़्यादा नरिश होती है, ठीक है। ब्रेनस्टॉर्मिंग, इट इज़ अ ग्रुप क्रिएटिविटी, efforts are made to find a relevant conclusion or solution for a particular problem by listing out different ideas or suggestions spontaneously contributed by its members। एक ग्रुप एक नंबर ऑफ ग्रुप है, ठीक है, उसको यानी उसको हम लोगों ने बोल दिया कि प्रॉपरली देखिए ये जो टॉपिक है उसके ऊपर में देखो अपने यानी आप लोगों को अपने प्रेजेंटेशन जो है वो आप लोगों को प्रेजेंट करना है, उसके अंदर में आप लोगों को जो भी हेल्प लगती है वो मैं करूंगा। ब्रेनस्टॉर्मिंग के थ्रू क्या होता है कि बच्चों को जो एक पर्टिकुलर जो XYZ जो टॉपिक है उसके बारे में इन डिटेल नॉलेज आ जाती है, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड इज सेम एज असेसमेंट मेथड, असाइनमेंट मेथड, जिसमें बच्चों को हम लोग एक पर्टिकुलर एक टॉपिक दे देते हैं कि आप लोग ये टॉपिक के बारे में डिटेल में इवेल्युएशन करो। इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है, वन ऑफ द एडवांस मेथड, ये बहुत ज्यादा एडवांस मेथड है, जिसके अंदर में एक और चीज लिखा हुआ है, दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फिलोसॉफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म एंड द प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब क्या रहता है, लर्निंग मतलब सीख के बच्चे क्या करते हैं। सपोज कि एक चीज को मैं अगर एक बार, आप लोगों ने चांदनी चौक टू चाइना देखे होंगे, उसके अंदर में एक वो अक्षय कुमार को मिथुन चक्रवर्ती डायलॉग एक मारते हैं, सॉरी वो कोई तो भी वो चाइनीज का कोई तो भी एक हीरो है, वो एक डायलॉग मारता है कि मेरे को तुम्हारे उस मूव से खतरा नहीं है जो तुमने यानी तुम्हारे उस 100 मूव से खतरा नहीं है जिसकी तुमने एक बार प्रैक्टिस की हो, मुझे तुम्हारे उस एक मूव से खतरा है जिसकी तुमने 100 बार प्रैक्टिस की हो, ठीक है। सेम एज वही है, कोई चीज को हम लोग अगर बार बार अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो चीज हम लोगों को अच्छे से लर्न हो जाती है, वो चीज हमेशा हमारे दिमाग में स्टोर हो जाती है। ओके चलिए लास्ट टॉपिक की तरफ में हम लोग अब मूव ऑन करते हैं। इसके बाद में जो बाकी के जो टॉपिक्स हम लोग वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर में कंडक्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेट ऑब्लिक गुड टीचर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ ग्रेट ऑब्लिक गुड टीचर के अंदर में क्या क्या चीजें, अ ग्रेट टीचर रिस्पेक्ट स्टूडेंट्स, उसने बच्चों को रिस्पेक्ट करना चाहिए, रिस्पेक्ट देना चाहिए, गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, सीधी सी बात है। सेकेंड नंबर का पॉइंट है, अ ग्रेट टीचर क्रिएट्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी एंड बिलोंगिंग इन द क्लासरूम। सेंस ऑफ कम्युनिटी मतलब क्या रहता है, उसने क्लासरूम के अंदर में ऐसा इन्वायरमेंट प्रेजेंट करना चाहिए ताकि बच्चे उसके साथ में क्या रह सके, कि उसके साथ में बच्चे अटैच रह सके। ओके, थर्ड नंबर का पॉइंट है, अ ग्रेट टीचर सेट्स हाई एक्सपेक्टेशंस फॉर ऑल स्टूडेंट्स। सपोज कि टीचर ने यानी आप लोगों को डिमोटिवेट कर दिया कि आप लोगों को ये चीज कर ही नहीं सकते, आप लोग बुद्धू हो, आप लोग गधे हो, आप लोग ये चीज आप लोग कभी जिंदगी में नहीं सीख पाओगे, ये चीज नहीं करना चाहिए। टीचर ने हमेशा ये चीज करना चाहिए कि उसने हमेशा मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को कि हाँ भाई तू ये चीज कर सकता है, तू नहीं कर सकता है तो अगर सपोज कि अगर ये चीज तू नहीं कर सकता है तो दुनिया का कोई भी और शख्स नहीं कर सकता है, ठीक है। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, अ ग्रेट टीचर हैज हिज ओन लव ऑफ लर्निंग। टीचर ने सिर्फ पढ़ाना नहीं चाहिए, टीचर ने खुद यानी लर्निंग भी करते रहना चाहिए, मतलब टॉपिक्स जो है उसको लर्न करते रहना चाहिए, ठीक है। फिफ्थ नंबर का टॉपिक है, ग्रेट टीचर इज अ स्किल्ड लीडर, ठीक है। स्किल्ड लीडर का मतलब क्या रहता है, जो बच्चों को मार्गदर्शन देता रहे। मार्गदर्शन का मतलब क्या रह सके, जो बच्चों को हमेशा रास्ता दिखाता रहे कि फ्यूचर में हम लोगों को क्या करना है या फिर कौन सी चीजें कैसे करना है। ओके, अब ग्रेट टीचर कैन शिफ्ट गियर्स। गाड़ी का गियर नहीं है, मैं वापस से बोल रहा हूँ, शिफ्ट गियर्स मतलब वॉइस मॉड्यूलेशंस, ठीक है। जहाँ पे अगर सपोज कि अगर बच्चों को अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग वो वापस से रिपीट पढ़ाओ। बच्चों अगर कोई बच्चे को अगर नींद आ रही है तो थोड़ा जोर से पढ़ाओ, है ना, समझ में आ रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे शिफ्ट गियर्स। सेवेंथ नंबर का पॉइंट है, ग्रेट टीचर कोलैबोरेट्स विद कलीग्स ऑन एन ऑनगोइंग बेसिस। अब एक बात बताओ, स्कूल के अंदर में एक ही टीचर रहता है क्या?
स्कूल्स में n नंबर ऑफ टीचर्स रहते हैं। n नंबर ऑफ टीचर का मतलब क्या रहता है, बहुत सारे टीचर्स रहते हैं, तो उनको टीचर को एक दूसरे के साथ में झगड़ा करते रहना चाहिए कि ये मेरा अच्छा स्टूडेंट है तो इसके साथ में इसको नहीं पढ़ाएगा, ये मेरा अच्छा स्टूडेंट है, ये चीजें नहीं करते रहना चाहिए। ठीक है, उसने क्या करना चाहिए, कोलैबोरेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करना चाहिए अदर टीचर्स के साथ में। ठीक है, लास्ट नंबर का पॉइंट है इसके अंदर में, अ ग्रेट टीचर मेंटेन्स प्रोफेशनलिज्म इन ऑल एरियाज। टीचर जो है, टीचर को देख के हमेशा स्टूडेंट सीखता है, क्या सीखता है कि रहने सहने का तरीका, बातचीत करने का तरीका, सोचने समझने का तरीका, बैठने का तरीका, उठने का तरीका, हर चीज का तौर तरीका स्टूडेंट जो है वो टीचर को देख देख के सीखता है। ठीक है, एक प्रकार से मैं बोलूं तो स्टूडेंट जो है वो एक कॉपी कैट रहता है, टीचर का यानी जो टीचर है उसको फॉलो करता है। समझ में आ रहा है, टीचर एक आइडियल है जिसको वो फॉलो कर रहा है। ठीक है, आई होप सो कि आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का यूनिट 1 का जो पेपर 1 का जो यूनिट 1 जो टॉपिक है जिसका नाम है टीचिंग एप्टीट्यूड, उसका फर्स्ट पार्ट आपको अच्छे से समझ में आया हो। सपोज कि अगर आपको अगर कोई भी टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहे हैं तो मैं बार बार आपसे ये दरख्वास्त कर रहा हूं कि आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके कमेंट डालिए, नेगेटिव पॉजिटिव आपके डाउट्स पोस्ट कीजिए, जो भी रहेगा मैं आप लोगों को प्रॉपर रिप्लाई करूंगा। अगर नेगेटिव या फिर अगर मेरे अगर टीचिंग में अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत लग रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए। ठीक है, या फिर कोई चीज मेरे से अगर बताने में छूट गई हो तो आप प्लीज मुझे यानी मैसेज कीजिए। मैं नेक्स्ट वीडियो जो यानी इसका जो कंटिन्यूएशन जो पार्ट है उसके अंदर मैं वाली चीजों को यानी इन्वॉल्व करूंगा और वाली चीजों को आपको सिखाऊंगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मेरे यानी अगर कुछ भी अगर चीजें में अगर दिक्कत हो तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हो, वहां पे जाके आप लोग मेरे को जो भी मैसेज करना है वो कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। ये तब तक के लिए शबा खैर।